कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ की पूजा करता हूँ, वो भी देवियों की पूजा करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। Privileged, I'm one of those देवीज। टेस्ट मैचेस के लिए दर्शकों का वो जमावड़ा, वो जमघट, वो हुड़दंग, वो सीटियाँ, वो भरे भरे स्टेडियम, सब मिस कर रहे हैं लोग। सर आप बताइए, आपके विचार से क्या वे दिन फिर कभी आ पाएंगे? आज क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है जिसके बारे में हमने आज चर्चा शुरू की थी। जी। आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये है। और क्रिकेट जो आज चल रही है गेट मनी पे नहीं चल रही। 1990 से लेकर 2000 तक, फिर इवन बाद में भी मैं कहूँगी मैच फिक्सिंग के कई स्कैंडल्स सामने आए, घर बने, घर बर्बाद हुए। इवन हमारे प्रिय कपिल देव जी भी इस लपेटे में आए थे एक बार। तो भारत में 3 चीज़ों की पूजा होती है: राजनीति, फिल्में और क्रिकेट। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट एशिया कप के चलते क्रिकेट के एक ऐसे भारतीय कमेंटेटर पर है जिन्होंने साबित किया कि कमेंटेटर क्रिकेट का एक वह कहानीकार है जो शब्दों से तस्वीरें गढ़ता है। वो दर्शकों को वो दिखा देते हैं जो वह देख नहीं पाते, और खूबसूरत शब्दों से क्रिकेट के एक शॉट की कीमत लाखों में बदल देते हैं। उनके शब्दों में, और ये छक्का कृष्ण श्रीकांत के छक्कों से मानो साबरमती नदी में आग लगा दी हो। 1961 में भारत के पहले हिंदी क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में रवि चतुर्वेदी ने डेब्यू किया। 112 टेस्ट मैच, 220 से ज्यादा वनडे, बिना टीवी के जमाने में रवि की आवाज ही मैदान बन गई। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों में मैच के हर पल की तस्वीर बना दी। उनकी वाणी ने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक एहसास बना दिया। रवि को ग्लोबल गांधी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया गया था। और फिर 16 अप्रैल 2019 जब प्रतिष्ठित खेल पोर्टल स्पोर्ट्स कीड़ा ने 1887 से अब तक के टॉप 10 ऑल टाइम ग्रेटेस्ट क्रिकेट कमेंटेटर्स की सूची जारी की, तो उसमें भी रवि चतुर्वेदी का नाम होना न केवल गर्व की बात थी, बल्कि इस बात की भी स्वीकृति थी कि यह आवाज सिर्फ भारत की नहीं, पूरे क्रिकेट जगत की धड़कन बन चुकी है। हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में ट्रांसपेरेंट विद अर्चना में पद्मश्री, कानपुर रत्न श्री रवि चतुर्वेदी जी का। नमस्कार सर, पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी नमस्कार। आपने जो कुछ कहा उसमें अगर मुझे थोड़ी इजाज़त दें तो मैं भी उसमें कुछ जोड़। श्योर सर, श्योर, ऑल योर्स। देखिए, आपने कहा कि 3 चीज़ों की पूजा होती है, जी सर। कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ की पूजा करता हूँ, वो भी देवियों की पूजा करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता। प्रिविलेज्ड, आई एम वन ऑफ दोस देवीज सर। सर, मुझे एक पुरानी कहावत याद आ रही है। द ट्रू मैजिक ऑफ अ गुड मूवी एंड क्रिकेट इज दैट इट मेक्स टाइम स्टैंड स्टिल। व्हाट वुड बी योर कमेंट ऑन दिस? देखिए, देयर इज़ नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो कमेंट्री और कमेंटेटर हैं, इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। जी। देखिए, खेल को जो उसका आनंद है, उसका जो एक्साइटमेंट है, वो ग्राउंड से में जो कुछ हो रहा है, उसको अपने शब्दों में पिरोकर और में उसको सजाकर जी सर। दर्शकों तक पहुंचाएं। या। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। जी। भूमिका ये है कि दूर जब टेलीविज़न नहीं था, जी। तो एक बहुत बड़ी चुनौती रेडियो के लिए थी। जी सर। और रेडियो के लिए जो चुनौती थी वो ये थी कि उसको राष्ट्रीय भाषा में उसका प्रसारण हो। जी। तो 1960 में भारत सरकार ने फैसला किया कि हिंदी में खेल कूदों का प्रसारण हो। कितनी दूरदर्शिता थी कि खेल कूद जो है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से केवल महानगरों की सीमा तक सीमित न रहे। जी सर। ये खेत खलियान और हमारे जो कारीगर हैं, जी सर। कारखानों तक भी पहुंचे। हर कोई सुन सके। ये बहुत बड़ी। हर कोई सुन सके। जी। मैं आपको एक इस संदर्भ में एक कविता कहना चाहता हूँ। श्योर। उसकी लाइन है, वो है योगी हरि जी की। अच्छा जी। निज भाषा जी। निज भाषा निज भाव, निज भाषा निज भाव, निज असन बसन निज चाल, निज भाषा निज भाव,
निज असन बसन निज चाल, तज परिता निजता गहूँ, ये लिखियो विधि भात। वाह! भारत सरकार शायद इस योगी हरि जी के इसी प्रोग्राम उससे पे चल रही प्रभावित हुई, प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि हिंदी की कमेंट्री शुरू जी, कीजिए। जी सर, जी सर। तो रेडियो से छोटी देखिए, स्क्रीन अब जी, मुझे शेर याद आ गया जी तो वो सर। भी अर्ज़ कर दूँ। श्योर, श्योर बोले सर। देखिए, हमारे दर्शक हैं, जी, तो उनका भी मनोरंजन होना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। देखिए, आज जो प्रोग्राम अर्चना जी कर रही हैं मेरे साथ, जी, उसके लिए मैं दर्शकों का अभिवादन करना चाहूँगा। जी सर। शम्मा हुई रोशन, जी। अर्चना जी ने प्रोग्राम आयोजित किया तो शम्मा हुई गई रोशन। आ गए परवाने, आप लोग हमारे परवाने। जी सर। शम्मा हुई रोशन, आ गए परवाने, आगाज़ तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। सर क्लैपिंग। ओके। सर एक बात बताएँ एक प्रोफ़ेसर, राइटर, कमेंटेटर लेकिन आपके मन में कमेंट्री करने का विचार और अच्छी कर पाएँगे, उसे प्रोफ़ेशन बना लेंगे, यह कॉन्फिडेंस कैसे, कब और क्यों कराया सर? देखिए, ये बहुत ही आपने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एकदम, ये आजकल तो जो फायरिंग है मिसाइल की होती, तो आपने एक मिसाइल मेरे ऊपर मिसाल फायर कर कर दें। दिया जी, एकदम। जी सर, जी सर। देखिए, कोई इतना बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं थी, सब चीज़ बहुत स्वाभाविक थी। ओके। ये आजकल के ज़माने में लग रहा है ये सब कुछ है। आपके अंतरात्मा में आपकी आंतरिक इच्छा क्या है, जी। वो बहुत ज़रूरी होती है। जी सर। और ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं हुई, धीरे-धीरे होती है। ये हमारा सौभाग्य था कि हम लोग 1945 में लखनऊ से दिल्ली आए जी। और माल रोड पे मेरे ब्रदर को बंगला मिला। अच्छा। अभी पूरा सेक्रेटरीट न्यू सेक्रेटरीट में शिफ्ट नहीं हुआ था। ओल्ड सेक्रेटरीट जो आजकल दिल्ली गवर्नमेंट का है, जी। वहाँ पे भी भारत सरकार के कुछ दफ्तर थे, जहाँ मेरे ओके। भाई साहब का भी दफ्तर था। ठीक है। और आजकल जो माल रोड पे एक 12 नंबर बंगलो है, जो कि रेलवे का बन गया, वो बंगला मेरे भाई साहब का था। जी सर। आस-पास जो अंग्रेज़ थे, वो लोग शाम को क्रिकेट प्रैक्टिस करते थे और शनिवार, इतवार को ठीक। मैच खेलते थे। जी। आज आप माल रोड को पार नहीं कर सकती हैं, लेकिन उस ज़माने में छोटी सड़क थी। प्रैक्टिकली आप पार्टीशन से पहले की बात कह रहे हैं वो सर? सन 1945 की 45 बात की कर रहा बात हूँ। कर रहे हैं आप? तो आप सड़क आपने पार की और वहाँ यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड था, जहाँ अक्टूबर से लेके और जनवरी 15 तक आप इंटर कॉलेज देखते थे। जी सर। यानी मेरा जो बचपन का वातावरण था, 7 साल, 6 साल का, जब मैं लखनऊ से आया हूँ, तो जी। ये मेरा वातावरण था। जी। क्रिकेट में देख रहा था, जी सर। तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ओके। हमारा जो स्कूल था वहाँ पे, एनएवी मिडल स्कूल, जी। उसका मैं 2 साल खेला, ओके। वाइस कैप्टन था ओके। और दोनों साल हम जूनियर चैंपियनशिप जीते दिल्ली ओके। की। उसके बाद हम लोग लोधी रोड शिफ्ट हो गए, अच्छा जी। तो वहाँ एक क्लब था, सिटी जिमखाना क्लब, जो ओके। कि डीडीसी लीग में डिवीज़न 1 में खेलता था। ठीक है। मैं उसका सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी था, तब मैं कॉलेज में आ गया था, अच्छा। प्री मेडिकल कर रहा था दिल्ली कॉलेज में, जैसे आजकल आप ज़ाकिर हुसैन। ज़ाकिर हुसैन कहते हैं या वहाँ मेरे जो कप्तान थे, वो राजेंद्र पाल थे, जो कि एक टेस्ट खेले हैं। अच्छा। देखिए, लगन होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में बीएससी जो थी वो यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेजेस में नहीं थी। तो सिर्फ मैं 2 साल वहाँ प्री मेडिकल पढ़ा, उसके बाद मैं ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया जी सर। और फर्स्ट ईयर में मैं पहली बार कॉलेज की तरफ से खेला। ओके। तो ये जो एक था, लगाव था खेल से, कि मैं अब क्रिकेट से, खेल से इतना जुड़ गया हूँ, खेल रहा हूँ और मैं 30 जो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, उनमें से एक था, जो कोचिंग कर रहे थे उस वक़्त कर्नल सीके नायडू, जो इंडिया के पहले कैप्टन थे। जी। 2 दिन आफ्टरनून में 2:30 बजे से 5 बजे तक प्रैक्टिकल होता था, ओके। तो उसको मैंने मिस किया। तीसरे दिन मेरी हाज़िरी लगी एचआर डिपार्टमेंट के कमरे में। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन से कहाँ गायब हैं? पढ़ा ही नहीं। मुझे बड़ा गर्व था कि मैं 30 में से हूँ। अच्छा आप डरे नहीं? नहीं, मतलब अब बाद में तो बहुत डरते थे, लेकिन उस वक़्त तो जो बात थी वो मैंने उनको बोल दी। मैंने ठीक। कहा, सर मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ है। ओके। उन्होंने एक बात मुझे बोली, जो आज भी मैं कहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हालाँकि उस वक़्त मुझे बुरा लगा। ओके। उनका, या तो ज़ूलॉजी पढ़ो या क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलो। ओके। अच्छा जी, उस वक़्त मैंने सोचा, देखिए उस ज़माने में ओपनिंग्स बहुत नहीं थी जो आज है। जी। तो मैंने सोचा कि देखो, क्रिकेट तो मैंने अपना स्व आंकलन किया कि मैं टेस्ट क्रिकेटर तो बन नहीं सकता हूँ।
तो मैंने कहा अगर ज़ूलॉजी ठीक नहीं पड़ी तो फिर थर्ड डिवीज़न आ जाए। उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न बढ़ती नहीं थी, एक आधी आती थी कि ऑनर्स में एक आ गई, एमएससी में एक आ गई, ऐसा ही होता। जी, तो हमने कहा अगर सेकंड डिवीज़न आ जाएगी तो भी कहीं रिसर्च टीचिंग तो मिल ही जाएगी, लेक्चरर फिर लेक्चरशिप तो मिल जाएगी। जी, वरना बाहर सरकार में क्लर्क बने, तो वो उसके अलावा और कोई एटलीस्ट यू वर श्योर ऑफ दैट। आज के बच्चे तो हाँ। श्योर ही नहीं है। और नहीं ओपनिंग कोई थी नहीं और थी। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो फिर हमने कहा अब छोड़ो यार, अब कॉलेज खेलो और क्लब खेलो, उसके बाद कुछ नहीं। जी, तो ये था, जब ये सब खत्म हो गया और हमने पढ़ाना शुरू किया, तो पहले मैंने फिशरीज में काम किया हाँ, डिपार्टमेंट, यस, फिशरीज डिपार्टमेंट। फिर मैं आया यहाँ ज़ूलॉजी पढ़ाने। जी सर। तब लगा कि ये जो मेरा एक नाता, जिसे अंग्रेजी में अगर मैं कहूँ मेरा अम्बिलिकल रिलेशनशिप जो था, जी, जी। मेरा जो नाड़ा जुड़ा हुआ था हाँ, क्रिकेट से, हाँ। ये तो बचपन में मेरी सोच थी, मैं खेलता रहा था, फॉलो कर रहा था टेस्ट क्रिकेट को भी, तो कुछ इससे नाता बना रहना चाहिए। तो एक माध्यम था कमेंट्री। सर घर वालों का क्या रवैया था? आई मीन हाउ मेनी ऑफ द नहीं, पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड कि क्रिकेट है क्या? नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका भी जी। जवाब मैं दे रहा हूँ। जी, तो क्या हुआ कि हमने फिर एक टेस्ट दी, ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन होता था, जी, आपके वॉइस टेस्ट जी, होता था, जी। आपका उच्चारण उसमें देखा जाता था। खैर अब आपसे यहाँ भी एक करवट ली हमारी ज़िंदगी और कमेंट्री ने। जी सर। हमने टेस्ट दिया अंग्रेजी का, ओके, हम ऑडिशन में पास हो गए। अच्छा। मोबाइल होता है, हमें एक चिट्ठी आई ऑल इंडिया रेडियो से कि अगले हफ्ते फला दिन असिस्टेंट डायरेक्टर से आप मिलिए। हम मिलने गए, ओके, उन्होंने हमें सीधे से बोला देखो ये लोग हैं भी, ये 8-10 साल ये लोग कमेंट्री करेंगे, तुमको कोई मौका नहीं मिले। जी, हमको भारत सरकार ने बोला है कि हिंदी में कमेंट्री करो, तो हमें पता लगा हमारे पास क्रिकेट के ज़्यादा लोग हैं नहीं, हाँ, तो आप क्रिकेट खेले हो? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले कि आपको हम क्रिकेट कमेंट्री कराएंगे, लेकिन हिंदी में करना होगा। हाँ। अचानक जी मैं बहुत दुखी था इस अच्छा, बात दुखी से। थे। घर पे तो लेकिन सर क्या भोजपुरी सब अभी बता बोलते रहा हूँ थे। आपका भी। हाँ, तो मैं घर पहुंचा, ओके। मेरे जो नेबर थे, हर जगह दरवाज़ा कहीं खुलने को होता है। जी, जी, मेरे जो नज़दीकी थे मेरे नेबर, बगल में मेरे रहते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो में इंजीनियर थे, मिस्टर बोस। ओके, तो ओके, मैंने बोस साहब की घंटी बजाई, उन्होंने देखा, पूछा रवि क्या बात है इतनी देर रात को? मैंने कहा नहीं बोस साहब, बहुत ख़ास बात मैंने आपसे पूछी। ओके। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे तो वो कह रहे हैं हिंदी में करो। जी, बोस साहब ने अपनी पलक नहीं झपकी और एकदम मेरी तरफ उंगली करके बोले, हिंदी इज द फ्यूचर, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। दैट्स इट। आज भी मैं आभारी हूँ बोस साहब का, जो उन्होंने मेरा फिर आपको सही गाइडेंस दे दी, सही साइन। अब आता हूँ मैं। देखिए वो ज़माना बहुत भिन्न था। जी, मैं जब पहली कमेंट्री करके, वो कानपुर में मैंने की, खैर मैं रहता हूँ दिल्ली में ही रहता हूँ, कानपुर तो हम लोगों ने 1945 में, अभी मेरा गांव से लगा हुआ हूँ मैं, जी, लेकिन हम आ गए थे बेसिकली दिल्ली। उस ज़माने में ये नहीं होता था कि जैसे आपने कमेंट्री की तो क्या कहते हैं सारा मोहल्ला का इकट्ठा है, घर वाले भी खड़े हुए हैं, मिठाई आ रही है और तालियां बज रही हैं, वो सब कुछ नहीं था। आपको बता रहा हूँ, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। वो नॉर्मली जैसे घर में आते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, वो भी कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस काम करके आ गए बच्चा घर। बस चलो जी, ना आ गए, खाना खा ले भाई। हाँ बस वो हो गया। बल्कि जब मैं कॉलेज में आया तो भी स्टाफ रूम में एक आधा आ गया रेस्ट डे पे, उन दिनों रेस्ट डे होता, तो रेस्ट डे तो आप कॉलेज जाओगे ही, तो जी, जो आ गया, यार सुनिए हमने, अच्छा रहा यार। मैं ये नहीं कि कोई एक्साइटमेंट स्टाफ रूम में हो पूरा, क्या कहते हैं, तो एक बड़ा सामान्य, हर परिस्थिति थी, उसको बड़े सामान्य रूप से लिया जाता है। ठीक है। मेरे ख्याल है आपके सवाल का तो यानी आपने रिकॉग्निशन मिस की कि भाई मैं तो सबसे अलग, सबसे जुदा कुछ करके आया हूँ, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया उस चीज़ को, एक्नॉलेज भी नहीं किया। उसको आज भी मैं नहीं समझता हूँ। मैं आज भी अपने आप को सामान्य नहीं, समझता नहीं, हूँ। नहीं, आज तो आप बहुत ज़्यादा नहीं, रिकॉग्नाइज़्ड हैं नहीं, सर। नहीं, आज आप बहुत ज़्यादा नहीं, रिकॉग्नाइज़्ड हैं। वो लोग मान जाते हैं, वो बात दूसरी है कि जी, मुझे अपग्रेड जी, कर देते हैं एयरलाइंस उसमें, लेकिन वो उनकी मान्यता है, लेकिन मैं उससे इंसिस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन वो अगर मानते हैं तो ठीक है। देखिए, जब अध्यापन, प्राध्यापन में एक चीज़ आप समझ लीजिए, जी, जो आपको एक अपने आप को एक ज़मीन पे रखना है। आप कुछ भी, आपकी जो उपलब्धियाँ हों, जो भी हों, वो हिमालय को छू रही हों, लेकिन ज़मीन पे हमें ज़रूर रहना है। रहने दो सर क्योंकि ज़मीन। वो हमें अपने विद्यार्थियों को भी वही बताना है जी, कि आप कल जो भी बनो, लेकिन ज़मीन से ज़रूर जुड़े रहें। और अगर आप गाँव से थोड़ा जुड़े हो,
आज अगर भारत के किसी भी परिस्थिति को आप समझना चाहते हो, तो अगर आप गाँव से जुड़े हुए हो, तो आप भारत की सारी परिस्थिति को, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे उसको आप बहुत ही तरह समझ सकते हो। हाँ, तो ये भी मेरा एक सौभाग्य था कि मैं गाँव से आया था, गाँव को आज भी समझ रहा हूँ। तो ये भी मुझे था कि किसी वजह ये नहीं, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, आज भी मैं सामान्य हूँ। ओके। सर, एमएससी ज़ूलॉजी, चेकोस्लोवाकिया से डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन क्रिकेट और 40 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर रहे आप। कमेंटेटर बनना कितना सहज था आपके लिए सर? यानी कि निजी जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सैलरी, सोशल स्टेटस, फैमिली प्रेशर्स, आफ्टर ऑल कमेंटेटर का प्रोफेशन जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था लोगों में। एज़ ए टीचर मेरी पहली जो तनख्वाह थी, जी। वो 495 रुपए 95 पैसे थी। एज अ टीचर, एज अ कमेंटेटर क्या था? नहीं, एज़ ए कमेंटेटर तो 50 रुपए रोज़ के मिलते थे ओके। और अंग्रेज़ी वालों को 75 मिलते थे। अच्छा जी, वो वहाँ पर भी मतलब हाँ, बाद में बायस खैर एक हुआ, बायस लेकिन उस वक़्त था। ओके, और जो हम प्रोग्राम करते थे रेडियो में, वॉक टॉक वगैरह, उसमें 25 रुपए मिला करते थे। अच्छा, तो ये एक स्ट्रक्चर था। ओके, दूसरी बात देखिए, वो 495 रुपए में एक के पीछे एक बड़ी अच्छी कहानी है। जी हम सर। लोग 10 साइंस के टीचर्स थे। उस ज़माने में चेक होता था, चेक पे दस्तखत करते थे। हाँ, तो एक जो हमारा ज़ूलॉजी का लेवेस्टन सीनियर मोस्ट था, उसको हमने एक थैला दे रखा था। वो हम सबके चेक इकट्ठे करता था, रसीद करा के पैसे ले रुपए हम ले लेते थे, रेज़गारी छोड़ देते थे। यानी मैं अच्छा, 95 पैसे छोड़ रहा हूँ। ओके, उस ज़माने में देखिए 95 95 पैसे की पैसे, कितनी कीमत थी कि उस ज़्यादा उसके लिए तत्पर रहता था कि मैं जल्दी से इनके चेक कैश करा लाऊँ। कैश करा दो, तो यस। देखिए पैसे की क्या कीमत। 1-1 रुपया अगर उन सबसे लिए 10 रुपए बहुत बड़ी बात हो गई सर, बहुत बड़ी बात। जब तनख्वाह मेरी 495 400 रुपए है, तो आप देखिए। 495 तो उस समय के हिसाब से काफ़ी थी मेरा ख्याल है, काफ़ी थी सर। सर, भारत में क्रिकेट को सनातन का दर्जा प्राप्त है, फिर भी हॉकी को राष्ट्रीय खेल क्यों कहा जाता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? एक ऐसा क्रिकेट को जो मान्यता नहीं मिल पाई, जो अब मिल रही है। जी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, खेल का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर था, उसको अगर किसी खेल ने मान्यता दिलाई है, वो हॉकी है। ओके। हम आज़ादी से पहले भी हैं। आप देखिए 1928 में, जैसे ध्यान 1932 में ओलंपिक्स में, 36 में आप क्या कहते हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हो। हाँ, और किस तरह से पीट रहे हो लोगों को, 8 गोल से, 12 गोल से, ये गोल से। आप देखिए कि आपके जो राष्ट्रीय मान्यता अगर आप मानो, तो वो हॉकी ने आपको दिलाई। और देखिए इतने महान खिलाड़ी थे, ध्यानचंद जी का नाम तो दुनिया जानती है, सब जानते हैं। जी, और भी उनके साथ जो जी, खिलाड़ी थे, वो उतने ही मशहूर थे। उनका भाई देखिए रूप हाँ, से था, वो भी उतना अच्छा खिलाड़ी था। ठीक है। और मान्यता देखिए उस आदमी की, जो एक ऑर्डिनरी सिपाही था भारतीय आर्मी में। जी, जी, जब वो जर्मनी को 8-1 से हरा दिया बर्लिन ओलंपिक्स में, जी। तो हिटलर ने बात की। हिटलर ने कहा कि तुम्हारा क्या रैंक है? तो उसने बताया, बोले तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। हाँ, तो देखिए कितना, यानी आप देखिए कितना ज़्यादा जर्मन्स के ऊपर असर पड़ा कि जो ये कलात्मक हॉकी ध्यानचंद जी खेला करते थे, हुँ, उससे उन्हें लगा कि ये तो कितना आदमी, ये तो हीरा है, ऐसे हम लोग ऐसे लेंगे। तब तो आपको, और फिर जब आप आज़ादी मिली, तो आज़ादी में भी आप मान्यता ढूँढ रहे थे। 48 में भी आप हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में। लंदन में पहला ओलंपिक्स हुआ जहाँ से आपके ऊपर राज किया जा रहा था, उनको ही आपने फाइनल में हराया, वो भी 4 गोल से हराया। नहीं, वो देखिए, सर ऑफ कोर्स इतनी नॉलेज आपके पास है स्पोर्ट्स के बारे में। मैं कहना चाहती हूँ कि जब हॉकी हमारे लिए इतनी इन्फ्लुएंशियल थी, इतना हमारे लिए जगह बनाई वर्ल्ड सीन पर हॉकी ने, तो तब भी पूजा तो फिर सनातन तो हमारे लिए क्रिकेट ही बन गया। देखिए हुआ क्या है कि धीरे-धीरे जब खेल ने, क्रिकेट ने जी। महानगरों की सीमा को पार कर लिया, क्या कहते हैं, कस्बों में पहुँचा, छोटे-छोटे बी क्लास सिटीज़ में पहुँचा, तो वो लोग जब कमेंट्री सुन रहे थे सर, तो थोड़ा-सा रुचि उन्हें इस खेल की तरफ आई। आने लगी। दूसरी जो बीमारी इस खेल के साथ है, बहुत महँगा खेल है। जी। लेकिन उसको कैसे उन्होंने किया कि उन्होंने कुछ ईंटें रख ली, उसको विकेट बना लिया। लगान तो सबने देखी। किसी ने क्या कहते हैं, वो पेड़ के छाल छोड़ी, नहीं, ये लगान तो बहुत बात की बात है। मैं तो नहीं। आपको मूल बात महाभारत बता रहा हूँ। हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ, यस। क्रिकेट तो इंग्लैंड में भी उसी तरह शुरू हुई जी, थी। गुल्ली डंडा भी सर हमारा कुछ उसी का ही? नहीं, मैं पूरे उस पे आ रहा हूँ। जी, एक खेल है, इसको आप अगर महाभारत में देखें तो भगवान कृष्ण एक खेल खेला जी, करते थे, जी। जिसका नाम है कुंदक क्रीड़ा। हाँ, कुंदक क्रीड़ा वृंदावन में वो खेलते थे। कैसे खेलते थे? हाँ, जी। वृंदावन में कदम का पेड़ है, हाँ, हाँ, हाँ। तो कदम के पेड़ की टहनी काट लेते थे जी, और कदम का जो इन्फ्लोरेसेंस है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, उस इन्फ्लोरेसेंस वो हाँ। गेंद की तरह होता है। अच्छा, साउथ में एक बैडमिंटन होती है, बॉल बैडमिंटन, बिल्कुल वो कदम का पेड़ उसी तरह। अच्छा सर, तो भगवान कृष्ण उससे मारा करते थे। इंग्लैंड में जब प्रिमिटिव क्रिकेट शुरू हुई, ओके। आप अंग्रेज तो जानते हैं, ये तो आसपास के जो गरीब लोग हैं, जैसे हिंदुस्तान में भी उन्होंने वही किया। तो आसपास वहाँ बेल्जियम और हॉलैंड में जो गरीब लोग थे, जी, उनको ही इंग्लैंड में बुला लेते थे और वो स्टेट एजेंट्स थे, बड़े ज़मींदार थे बड़े-बड़े। ओके। तो उनकी जो भेड़ें चराने के लिए, ये इनको हम कहते हैं फिलैंडर्स, हाँ, इनको वो भेड़ चराने के लिए ले जाते थे जंगल में। और कैंट का इलाका जहाँ वो काफ़ी वुडेड है, वहाँ जंगल का। जी। अब मनोरंजन उनको भी चाहिए, भेड़ तो वो चराएँगे ही। तो वो क्या करते थे, पेड़ की शाख काट लेते थे और गेंद काहे की बनाते थे? हुँ। ऊन ये वूल, अच्छा, जो वूल उनकी वूल उतरी, ओके, ओके। मेरे पास फ़ोटो है, मैं ज़रा आपको आप दिखाऊँगा, ओके, उसको वो मारते थे। श्योरली वी वुड तो लाइक टू भैया ये तो 16वीं शताब्दी में इस तरह की क्रिकेट शुरू हुई इंग्लैंड में। शुरू हो गया। हम तो 5000 साल पहले कुंदक क्रीड़ा खेल रहे थे। वो तो क्रिकेट का जो जो मूल रूप आपके यहाँ है, वो हमारे यहाँ भी वो जी, जी, हमारे तो गुल्ली डंडा, वो पिट्ठू, गुल्ली डंडा तो बाद में आया सर। वो तो मैं तो भगवान कृष्ण की बात कृष्ण बता की रहा हूँ, बात तो आपने ज़माने को बता बताई। रहा जी, हूँ। जी, साहब तो जी, देखिए, सर। ओके सर, हिंदू भक्ति के 3 मयार हैं। 6-8 दिन के माता के नवरात्रे, 24 घंटे का माता का जागरण, 4-6 घंटे वाली माता की चौकी। क्रिकेट ने भी हमें दिया टेस्ट मैचेस, फिर ओडीआईज़, फिर टी20s। अब ओडीआईज़ तो इतने ज़्यादा ऑडियंस फ़ेवरेट्स हो गए सर कि टेस्ट मैचेस के लिए दर्शकों का वो जमावड़ा, वो जमघट, वो हुड़दंग, वो सीटियाँ, वो भरे-भरे स्टेडियम, सब मिस कर रहे हैं लोग सर। आप बताइए, आपके विचार से क्या वे दिन फिर कभी आ पाएँगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इसको मैं 2 तरीके से जी। जवाब दूँगा। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि भारत सरकार ने मुझे 1976 में वेस्ट इंडीज़ भेजा कमेंट्री करने के लिए। जी। उसने मेरी ज़िंदगी के कई दरवाज़े खोल दिए। अगर आप दुनिया में क्रिकेट देखें, अगर आपने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट नहीं देखी और जो आनंद क्रिकेट का आपने लेना है, वो आप कहीं नहीं ले सकते हो। जी। वहाँ पे एक तो रंग-बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, खाने का सामान पूरा आता है। जी सर। उसके अलावा वाद्य यंत्र आते हैं, हाँ। बिगल्स आएँगे, ढोलक आती है, ये आते हैं तमाम, और वो अपने मदिरा भी लाते हैं। पीते रहते। हुँ, और गर्मी होती है। हर क्रिकेट ग्राउंड पे एक न एक कोई ऐसा मस्करा होता है, जो ख़ास ड्रेस पहन के आएगा, बैंड की, किंग की, कुछ। वो जैसे ही विकेट गिरेगी, वो मैदान में पहुँच जाएगा और वो अपना ड्रामा तो करेगा। वही चीयर गर्ल्स की तरह हो गए ना हमारे, हुँ। जो आजकल चीयर गर्ल्स ये हैं। तो बहुत लेटेस्ट। जी, जी। ट्रिनिडाड में एक बिल्कुल पेविलियन के नीचे, हमारा जो कमेंट्री बॉक्स होता है उसके नीचे एक ट्रिनी पोसे बोलते हैं उसको। ट्रिनी ये एक ट्रिनी पोसे, ट्रिनिपोज़ियो। वो पूरा एक ग्रुप है। उनके पास ओके। बैंड होता है, उनके पास जैसे ही चौका लगा, छक्का लगा, ये ओवर ख़त्म हुआ, आप सब वो ड्रामा अपना वो शुरू कर देते। इतना लगाव उन लोगों को होता है क्रिकेट से कि वो लगाव, मैं उसे लगाव नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा मादकता है। जी। वो यानी उसको आप कहिए कि वो एक तरह से उनका एक्सट्रीम एक्सट्रीम। वो पैशन है उनका। हाँ, दे आर ये पैशनेट पैशन एंड और एंटाइज्ड। इतना लगाव आपको जी। किसी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका सवाल है उसमें ये है कि टेस्ट क्रिकेट ने खेल को प्रचलित किया भारत में, लेकिन जनमानस पूरा जुड़ा नहीं उससे, हुँ। क्योंकि उन्हें लगा 5 दिन बैठना वो ये मुश्किल थोड़ा लग रहा था। हाँ। एक दूसरी चीज़, हम इसको अगर आप सामाजिक तत्व पे देखें, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सारे विश्व की जो आर्थिक स्थिति थी, वो चरमरा गई थी। जी सर। इंग्लैंड में तो आपको पता ही है हाँ, कि अमेरिका वैसे मार्शल प्लान आया, जिसकी वजह तो उसकी उनकी स्थितियाँ, नीचे चली जो गई। आर्थिक जी, स्थिति जी, थी, आर्थिक उसको स्थिति नीचे सुधारा चली। गया। जी, जी, जी। वहाँ भी एक नई क्रिकेट ने जन्म लिया, वो था लिमिटेड ओवर क्रिकेट। ओके। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो समय बदल रहा था, उसके अनुसार अब हुआ। ओके सर। वो पुराना वक़्त क्या कि 5 दिन लोग गए, आराम से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सब।
जो क्लब थे, जो सपोर्ट करते थे इंग्लैंड क्रिकेट को, उनकी तो बैंक अकाउंट खाली होने लगे कि क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सामाजिक ढांचा बिल्कुल बदल रहा था। लोग तब्दीली चाहते थे। उनको अपनी अर्थव्यवस्था को स्थापित करना था दोबारा से, तो उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। जी सर। तो 5 दिन तो मैच ही देख सकते हैं। जी। इसके एवज में क्या कहते हैं, ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है। ओवरसाइज जी। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं आपके सवाल से जोड़ रहा हूँ। ओके। एक सवाल हर जगह पूछा जाता है कि इस बदलते हुए जो इस समय स्थिति, सामाजिक स्थिति बदल रही, जी। आर्थिक में बाद में लगाऊंगा इससे, जी। लेकिन जो सामाजिक स्थिति बदल रही, जिसमें आप भागदौड़ ज़्यादा है, हाँ। तो ये जो ओडीआई क्रिकेट है ये भी भागदौड़ के उसके संदर्भ में आई सबसे है, ज्यादा कंफर्टेबल। उस संदर्भ में आई। हम्म। लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो बदलता हुआ संदर्भ है, जी। जिसमें 3 प्रारूप आप देख रहे हैं, 3 फॉर्मेट्स ऑफ द गेम यू आर वाचिंग, जी। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट एंड द T20. T20s, या। विल टेस्ट क्रिकेट सर्वाइव? सवाल आज ये है, मेरा ख्याल आपका सवाल ये है। ये भी था, मतलब स्टेडियम भरेंगे दोबारा कभी, कोई इतनी नहीं। पैसे खर्चना, बैठना। जी। इसका जवाब मैं बोल देता हूँ। जी। देखिए, जो क्रिकेट है और आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जी सर। आज क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं है जिसके बारे में हमने अब चर्चा शुरू की थी। जी। आज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये है। और क्रिकेट जो आज चल रही है, गेट मनी पे नहीं चल रही है। हम्म। ये जो टेलीविजन कवरेज राइट्स है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, ये उस पे चल रही है। ठीक है। आईसीसी ने क्या किया है, और बोर्ड्स भी ये कर रहे हैं, अब आपको वो पैकेज जो देते हैं उसमें आपको जो टेलीविजन राइट्स मिलेंगे उसमें टेस्ट क्रिकेट भी आपको कवर करना है, वनडे भी करना है, T20 भी करना है, डोमेस्टिक भी करना है। जी 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 जी। तभी आप उतना बड़ा आपको राइट्स मिलेगा, उतना बड़ा चेक हमको भी मिलेगा। तब इसलिए आईसीसी ने ये कदम इसलिए रखा ताकि क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट सरवाइव करे, इसलिए टेस्ट क्रिकेट रहेगा। मैं इसको दूसरी तरह से बता रहा हूँ आपको, जी। उसको भारतीय संदर्भ में आपको बताएं सर, बताएं। देखिए, T20 क्या है? रॉक म्यूजिक, धड़ 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 धड़, रॉक म्यूजिक आता है, आके चले जाते, चला जाता चले है, जाते, देखा है। ज्यादा याद नहीं रहता। लिमिटेड ओवर क्रिकेट या वनडे क्रिकेट है, वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। वो बॉलीवुड म्यूजिक है, हाँ। उसमें कुछ गाने आपको पसंद आए, पसंद कुछ आ गए। सीन पसंद आए, किसी का डायलॉग पसंद आएगा। हमारे जैसे लोग, दिलीप साहब का कोई डायलॉग आज तक हमें याद है, क्या कहते हैं, देवदास के। ओके। टेस्ट क्रिकेट क्या है? शास्त्रीय संगीत है, ओके। जो आपके दिलों को छूता है, ठीक है। आपकी आत्मा को छूता है। जी सर। एंड टेस्ट क्रिकेट इज मदर ऑफ क्रिकेट। ओके। आपको, डू यू फॉरगेट योर मदर? क्रिकेट कैन नेवर फॉरगेट टेस्ट क्रिकेट, जी। बिकॉज कला, इतिहास, उसका जो विकास हुआ है, विकास कहाँ से हुआ? माँ तो यही थी ना, बिल्कुल तो माँ कहाँ जा सकती? बिल्कुल। तो सब रहेंगे, और उसको पैसे ने भी ऐसा संभावना भाग है ना दिया, सर वापस सब आने की, आएगा। फिर से वही जमावड़ा हुड़दंग सीटियां बजेंगी ना। बिल्कुल। बस मैं ये कह रही हूँ, सर ने कहा कि वो शास्त्रीय संगीत है, मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट ऐसे है जैसे शोले फिल्म, वो सबको ही देखेंगे और बार बार देखी जा सकती है। बट एनीवेज आई सेड कि नवरात्रे और चौकी और जागरण, इस तरह से ये 3 चीज़ें हम इनसे बच नहीं सकते, छूट नहीं सकते, चाहे किसी भी फॉर्म में हम लें सर इनको। सर आप 6 से 7 दशकों से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, 1990 से लेकर 2000 तक, फिर इवन बाद में भी मैं कहूँगी मैच फिक्सिंग के कई स्कैंडल सामने आए, घर बने, घर बर्बाद हुए। इवन हमारे प्रिय कपिल देव जी भी इस लपेटे में आए थे एक बार, तो बाद में बाइज्जत बरी भी हो गए। आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या रही सर? मतलब ऑडियंस में माहौल क्या था उस समय पर? देखिए, आप एक सामाजिक जो परिवर्तन आ रहा था, जी। जिस ज़माने में आपके परिवार में आपके माता-पिता जिस प्रकार के उसमें रहते थे, जी। उस वातावरण में आर्थिक जो वातावरण था, उसमें
जो पैसा था उसका बोलबाला ज़्यादा नहीं था। नहीं था। पैसा था लोगों के पास, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप रह रहे थे, लेकिन उसमें बोलबाला नहीं था। जी, पिछले 2 दशकों में 3 मैं कहूँगा 3 में पैसे का बोलबाला हुआ। पैसा बोल रहा था, बोलबाला नहीं, पैसा शेमलेस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ होना शुरू हो गया। पैसा बोल रहा था। जी, तो जब समाज में पैसा बोल रहा है, तो फिर खेल में भी बोलेगा। हर जगह पर। तो जब खेल में पैसा बोलने लगा, तो आप देखिए किस आज आपको सुन के हैरानी होगी। पॉली उमरिगर जो हमारे पुराने खिलाड़ी थे, मेरा उनसे संबंध हुआ वेस्ट इंडीज में, वो मैनेजर थे, इसलिए मेरा उनसे जान पहचान है। जी, जी, उन्होंने मुझे बताया कि जब वो खेलते थे, 250 रुपये उनको मिलते थे रोज के। ओके, वो तो चलिए ठीक है, जी, 5 टेस्ट खेलना है, मतलब 25 दिन, 3 शर्ट, 3 पैंट, 1 ब्लेजर, 1 स्वेटर और 1 इंडिया कैप, ये मिलता था। ठीक है। और एक मोची बैठता था, जो आज भी है, मोती बैठता कि नहीं, लेकिन वो है, मैंने खुद देखा। वो ड्रेसिंग रूम के बाहर के बैठता था। टूट जाए वो बता देगा, जूते वो स्टड होते उस ज़माने में, कील जैसे, वो निकल जाए तो वो जोड़ देगा, और रेस्ट डे होता था उस दिन, वो अगर जूता फट गया तो उसको सिलता था, सिल देगा। पैड्स को वो पॉलिश करता था जूतों जी, पर। जी, जी, आजकल तो आपको जूते की ज़रूरत नहीं, फेंक दीजिए, आपको 10 1 दर्जन में मिल जाएँगे। ठीक है। देखिए पैसे का बोलबाला जब से आया ना, तो इसने उसका प्रवेश क्रिकेट में भी किया। और और भी बेईमानियाँ हुई कई, जैसे ये बॉल टेम्परिंग और ये सब, क्या कहते हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उसको उन्होंने इसको क्या कहते हैं, बाकायदा एक तरह आर्ट डेवलप किया बॉल को, क्या कहते हैं, टेम्पर करने का। उसके साथ-साथ फिर ये मैच फिक्सिंग आ गया, फिर स्पॉट फिक्सिंग आ गई, फिर ये सब आ गया। ये यही नहीं है, आप तो इसी की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैं प्राइवेटली और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ। यानी ड्रग्स तक का मामला आया। ड्रग्स तो है ही थे सर, ड्रग्स तो तो है ही है। आप देखिए कि इससे जो बच के बाहर आया है, मैं समझता हूँ वो तो हीरा है, क्या कहते हैं उसको, सोना सोने से परखा हुआ। वरना बाकी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हंसी कौन, ये तो आप देखिए उसके लिए बेचारे की वो तो बेचारा प्राण त्याग गया इसी ने, सर लेकिन वो 1900 से पकड़ा गया। 2000 कुछ लोग पकड़े नहीं गए। नहीं गए ना सर, मैं कह रही हूँ 1900 से 2000 हम पर्टिकुलरली जब लेकर चल रहे हैं, उस समय जो वो आप मतलब शेमलेस डिस्प्ले ऑफ वेल्थ की बात करें, उस समय तो सर इतना था भी नहीं, और फिर भी मैच फिक्सिंग के स्कैंडल सारे उस समय पे ज़्यादा उजागर हुए, और कपिल देव जी जैसे आदमी का फँस जाना, ऑफ कोर्स उसके बाद वो उसमें से निकल गए और सारा कुछ बाइज़्ज़त बरी भी हो गए। मेरा मतलब हम आपका टेक जानते हैं क्योंकि आप बीच में थे, यू वर देयर इन द मिडल ऑफ थिंग्स, सेंटर में थे आप। तो सर क्या ये चीज़ें सच थी? नहीं थी? और माहौल कैसा था? क्या लोग एक्यूज़ करते थे, भई क्रिकेट भी बुरी है, कमेंटेटर्स भी बुरे हैं, सब लोग पैसे खा रहे हैं, फिक्सिंग में सारे लोग इन्वॉल्व्ड हैं, क्या ये सब सुनने को मिलता था आपको? सुनने को मतलब दबी हुई आवाज़ आवाज़ में ज़रूर ये बात है, मैं ये लग रहा था कि हो रहा है। एक मैं बड़ी छोटी-सी एक बात बताता जी, हूँ। जी, जी। हिंदुस्तान में से मेरा बहुत आना-जाना था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो जब भी मैं वहाँ जाता था तो वो मुझसे पूछते, रवि, वो मैं चल रहा होता था, कमेंट्री आती थी, वो तो तेरा क्या ख़्याल है, वो मुझसे पूछा करते थे। तो मैं सोचता चलो पूछ रहे होंगे तो मैं भी बता देता था कि जी, होता। बाद में पता लगा कि ही वाज़ वन ऑफ द बुकीज़। अब तो बताइए। देखिए, ये होता है जहाँ पैसा किसी को दिख रहा है, जब तक वो पकड़ा ना जाए तब तक वो समझता है कि चलो अच्छा चल बिल्कुल, रहा है मेरा उदाहरण। जब दिन पकड़ा जाता है उसी दिन रोना शुरू करता है कि यार कहाँ मैं फँस गया। हाँ, तो ये था। लेकिन एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, अर्चना जी, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है और उससे क्या जुड़ा हुआ है। क्रिकेट इज़ नोन एज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन। बांग्ला में उसे बोलते हैं भद्रलोके खेला हो। बंद लोग के खेला, और मैं कह तो रही सर लेकिन हमारे देश में सनातन की तरह पूजते हैं उसको। आज उसको नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए आप खेल रहे हो पाकिस्तान से, यहाँ पे इतने हवन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, पूजा हो रही है सब दुनिया से। ये देखिए इस देश की आस्था कितनी है खेल के प्रति। उस आस्था में और आपने उस आस्था में ये लोग क्या बेईमानी कर रहे डाल दी, हैं, ये कर रहे हैं, क्या कर रहे लालच, हैं। इनको ये समझना चाहिए कम से कम जी, कि जी। आपको इस देश ने कहाँ बिठा रखा है। जहाँ शायद भगवान को बिठाया जाता तो वहाँ आपको भी बिठाया हुआ है। लेकिन आप लोग हरकतें क्या कर रहे हो, इस तरह की हरकतें कर कह रहे रहे सर अगर पैसा देंगे तो फिर लालच तो आ ही जाएगा सबको। हो।
तो ओके सर, दूसरा मेरा सवाल सर बड़ा ही कॉमन है, ये व्यूअर्स ने खास इस सवाल की बड़ी डिमांड की है। सर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो हमारा एशिया वर्ल्ड कप जीता, हमारे सूर्य कुमार यादव जी ने पहले भी नहीं मिलाया वैसे, पर जीतने के बाद तो बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तानी कैप्टन से। सर आप बताइए एज़ अ ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्या ये बात सही थी? कैसा होना चाहिए था, यानी कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? तो जो हुआ क्या वो ठीक था सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसके 2 हिस्से हैं। जी, जो कि मैं मीडिया में देख रहा था। एक बहुत राजनीति मतलब स्पोर्ट्स के साथ मिला दी। हाँ, इसको बहुत स्ट्रांगली जो लोग सोच रहे थे और यह काफ़ी चैनल्स पे आ रहा था जी, कि हमें खेलना नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि खून और खेल इकट्ठा नहीं जा सकता। नहीं, हाँ, तो बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे शायद हमारी भारत सरकार ने जो फैसला किया, वो कहाँ ठीक था, नहीं था, उसके भी 2 हिस्से हैं कि आप कह रहे हैं कि आप बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलोगे लेकिन इंटरनेशनल सीरीज़ खेलोगे। खेलोगे, हाँ। चलिए हो सकता है ठीक हो। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल सीरीज़ खेलने का शुरू किया तो उसके भी अपने कुछ प्रावधान हैं, हुँ, उसकी अपनी बाउंड्रीज़ हैं, उसकी सीमाएँ हैं, जी, उसका एक अपना डिसिप्लिन है। उसमें ये है कि भई अगर आप खेल रहे हो, तो उस खेल का हिस्सा हाथ मिलाना भी है। तो उसमें फिर आपको तो उसमें नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि आप खेल रहे हो और कह रहे हो इतना मैं नहीं करूँगा। नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आया। वही ना, यहाँ क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कि क्या कहते हैं, वो बात ठीक नहीं। ठीक नहीं लगी, मतलब एज़ अ स्पोर्ट्समैन तो ठीक नहीं लगी। आपने उनके नहीं, आपको नहीं खेलना चाहिए। नहीं खेलना चाहिए था फिर ये, जैसे वो लेजेंड्स थे, उन्होंने नहीं खेला, नहीं बात खेला। खत्म हो गई। चलिए सर, आपके जैसे दिग्गज के मुँह से आई मीन ईमानदारी से ये जवाब सुनकर अच्छा लगता है। आई मीन लोगों के लिए एग्ज़ेम्पलरी है ये सारी चीज़ें। बाय द वे सेगमेंट सर हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम कुछ कैजुअल सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं। तो सर रविंद्रनाथ से रवि तक की कहानी क्या है? मेरे ख्याल इस कहानी में कोई बहुत सीधी लाइन है, कोई इसमें बहुत मोड़, करवट, सिलवट तो मुझे नहीं लगती है कि मैं इतना महान नाम सीधा रविंद्रनाथ था सर। मैंने दलीप नगर गांव से माल रोड दिल्ली आ गया। जी, भाग्यशाली था कि स्कूल में पढ़ा और क्रिकेट से खेला। जी, किस्मत ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला कि मैं दिल्ली कॉलेज में, जहाँ मिर्ज़ा गालिब क्या कहते हैं पढ़ाने गए थे, लेकिन प्रिंसिपल मिला नहीं तो इसलिए वो चले गए। ठीक, तो उस कॉलेज में मैंने पढ़ाया और फिर ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट जिसका नाम है हिंदुस्तान में, उसमें मैं जी, पढ़ा, जी, बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी का एक मोड़ आया था जी, जिसका थोड़ा-सा यहाँ पे ज़िक्र नहीं हो पाया। जी। मैं तो चला गया था हिंदुस्तान से। हाँ, हाँ, हाँ। मैं माइक्रोबायोलॉजी कर रहा था प्राइमरी यूनेस्को चेकोस्लोवाकिया से आपने? यूनेस्को जी, स्कॉलर था जी, वहाँ मैं। उसके बाद मुझे कनाडा में असिस्टेंटशिप मिली, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर चला गया हाँ, था, वहाँ था। वहाँ मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जी, जिससे मुझे सोचना पड़ा क्या क्या हुआ। मैं विवाह के 45 मिनट बाद, दिनों के बाद कनाडा चला गया था। ओके, मेरी वाइफ एमएससी कर रही थी यहीं पे अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही, जी, ज़ूलॉजी में, और ये सोचा था कि ये भी वहाँ जाएँगी। वहाँ 6 महीने मैं सुबह 8 बजे लैब में पहुँच जाता था, तो लंच के लिए आधे घंटे के लिए फिर आता था, फिर और रात को फिर 5-6 बजे खाना खा के फिर आता था। 8 बजे तक मैं लैब में काम करता था रोज़। लेकिन कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा था रिसर्च का। ओके, तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, पहले भी बात की, 3-4 महीने बात की, कुछ आ नहीं रहा है, तो उसने कहा नो लेट्स चेंज द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट चेंज किया, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था। उसने कहा तुम, आप यूनेस्को में थे तो आप उनको अप्लाई कर दो, आपको और पैसा मिलेगा, आपके वाइफ को भी मिलेगा। मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने जब चेकोस्लोवाकिया गया था तो मैंने कुछ शायद पढ़ा नहीं होगा कंडीशंस। उसमें एक कंडीशन थी कि आफ्टर योर ट्रेनिंग इन चेकोस्लोवाकिया, मैं वहाँ रह सकता था 3 साल, ओके, पीएचडी वहाँ भी कर सकता था। ओके, लेकिन वहाँ कम्युनिज़्म था तो इसलिए करेंसी की भी वैल्यू नहीं थी, तो मैंने जी, कहा चलो कनाडा में ले, जी, अच्छी जी, जगह है। वहाँ यूनेस्को ने मुझे नोटिस दिया ओके, कि जब वो मेरी एप्लीकेशन गई उसके लिए, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो कंडीशन है कि आप 3 उसके बाद 3 साल तक आप अपने देश में काम करोगे बाद, तो आप कैसे आ गए, आपको कैसे तो वापस आना चाहिए। ओके, मैंने प्रोफेसर को दिखाई वो चिट्ठी।
उसने कहा देखो ये चिट्ठी आपको लिखी, देखिए वहाँ दे किस तरह से लोग देखते हैं बात को। उसने कहा कि ये चिट्ठी आपको है, हमें नहीं है। ओके, जिस दिन हमें चिट्ठी आ जाएगी तब हम आपको कहेंगे प्लीज आप चले जाइए। ओके, मैंने थोड़ा-सा सोचा उसको, उस वक़्त मेरे पास $600 करीब बचे थे। अच्छा, मैं कहा मेरी वाइफ़ आती हैं, तो उस वक़्त 550 कुछ डॉलर का टिकट आता था वापसी का, तो मैंने कहा मेरे पास तो होंगे नहीं कि 10, अगर मुझे कल वो नोटिस आ जाए कि भई तो $1000 मैं कहाँ से लाऊँगा? जी सर, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, लेट्स गो बैक। तो मैं आ गया। तो ओके, आप देखिए ये कितना बड़ा वो था। तो जब मैं वापस आ रहा था कि मैंने कहा अब मैं क्रिकेट पे और पूरी जी, तरह से जी, लगूँगा। जी। तो दैट्स हाउ दे आई मीन मेरा सवाल सर ये था कि रविंद्रनाथ नाम इतना भारी भरकम जैसे दिग्गज आप हैं, वैसे ही नाम आपको दिया गया। तो उसको शॉर्ट में रवि करने की ज़रूरत किसने की? नहीं, किसी न की परिस्थिति थी ऐसी। पर्सनली, नहीं बस देखिए आपको लगा रविंद्रनाथ से रवि ज़्यादा नहीं, नहीं वो मैं बहुत सीधी-सी बात कहता हूँ। जी, मैं नए दरवाज़े ढूँढता रहता हूँ हर वक़्त। आज भी मेरे दरवाज़े मैं ढूँढ रहा हूँ, अभी भी मैं रुका नहीं। यू हैव बीन फॉर्च्यूनेट टू एंटर ऑल द डोर्स सक्सेसफुली सर। देखिए वाइल्ड लाइफ़ पे मैंने काम किया हुआ है। जी, भारत सरकार की 2 रिपोर्ट्स मैंने माधव नेशनल पार्क और चंबल या एक्वाटिक सेंचुरी भी की है। मैंने क्या कहते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट में काम किया हुआ, फिश फार्म बनाया हुआ है। अपने कॉलेज मेरी ज़िंदगी में 2 लाइनें जो हैं वर्ड्सवर्थ के लॉन्गफेलो की बहुत इम्पोर्टेंट है। इट्स अ हिब्रू पोएम, जी, सम ऑफ लाइफ, PSALM, सम ऑफ लाइफ। सन ऑफ लाइफ ओके, वी ऑल लीव आवर फुटप्रिंट्स ऑन सैंड्स ऑफ टाइम। आप ज़िंदगी में जो कर रहे हैं उसका कुछ छाप छोड़ के जाइए। हाँ, फिशरीज डिपार्टमेंट में था, वहाँ मैंने एक फिश फार्म बना दिया। हुँ, कॉलेज में छोड़ा, वहाँ मैंने एक ज़ूलॉजी म्यूज़ियम बनाया जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में भी नहीं है, जी, यूनिक। क्रिकेट कमेंट्री में हिंदी कमेंट्री को स्थापित कर दिया, फॉरेन चैनल पे भी ले बिल्कुल, गया। बिल्कुल, बिल्कुल। पत्रकारिता में किताबें लिख दी क्या बखूबी किया। किताबें तो 30 हैं सर आपके नाम से और ऑलमोस्ट। उसके एक अलावा मराठी में भी लिख दी सर आपने। हाँ, उसके अलावा मैंने ज़ूलॉजिस्ट होने के नाते मैंने कहा मुझे क्रिकेट में भी कुछ करना चाहिए। जी, तो मैंने हर देश के 4 एनिमल्स जो कि उनकी माइथोलॉजी में है, हुँ, जो उस कंट्री के फ़ोकलोर में है, जी, जो क्रिकेट में उनके उस देश का नाम उस एनिमल पे लिया जाए जी, और हमारे देश के खिलाड़ी उसका एल्बम यहाँ पे उसका एल्बम पहने, पहने। ताकि उसकी कंज़र्वेशन वैल्यू बढ़ जाएगी जिस दिन वो क्रिकेट पे आ जाएगा। ठीक है, व्हाट अ ग्रेट ये प्रोजेक्ट यूनेस्को ने एक्सेप्ट किया, मैं आपको दिखाऊँगा। जी, लेकिन कहा गया कि इसको आईसीसी को मैं भेजूँ, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बोर्ड के थ्रू भेजो, हमारे जी, बोर्ड ने आज तक उसको नहीं भेजा। नहीं दिया। तो मैं तो अपने दर्शकों के साथ आपकी वो रील ज़रूर शेयर करूँगी, जहाँ पे यूनेस्को प्रोजेक्ट पास हुआ। बट सर, मेरा सवाल वही था कि भई आप शादी के इतने शॉर्ट नोटिस के शॉर्ट पीरियड के अंदर ही वाइफ़ को छोड़कर आप चेकोस्लोवाकिया पहुँच गए। तो सर आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। उन्होंने तो बहुत विश्वास किया, वो फिर भी आपके साथ रह गईं इतने साल। चंद्रमोहिनी चतुर्वेदी जी। उनकी हिम्मत की तो दाद है सर। आजकल ऐसी पत्नियाँ कहाँ मिलती हैं? नहीं साहब, ये तो मैं मानता हूँ। देखिए, उन्होंने एक और त्याग किया। जब मैं दूरदर्शन में गया तो मैं साइंस और वो स्पोर्ट्स कर रहा था। जी, वो भी टेलीविज़न में काम कर रही थी। ओके। वो स्कूल टेलीविज़न में काम कर रही थी अच्छा जी, एज़ अ बायोलॉजिस्ट। अच्छा। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अपने बच्चों का ध्यान रखना है। तो जी, एक उन्होंने भी मीडिया को छोड़ दिया ओके, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर फॉर दिस जी, कि उन्होंने फिर क्या कहते हैं परिवार को, अपने बच्चों को सँभाला। और उसके अलावा देखिए, मेरे पिताजी जो थे वो वकील थे कानपुर में, तो सारा रिश्तेदार जो थे शहर में तो आते ही थे, हाँ, तो हमारे यहाँ कानपुर में आते थे। ठीक है। जब मेरे भाई लोग दिल्ली आ गए तो सब लोग मेरे भाई के घर में आते थे। जी, अब मैं ही एक सर्वाइविंग ब्रदर हूँ, तो अब सारे परिवार और रिश्तेदार आपके मेरे पास यहाँ। आते होंगे। जी, और मेरी धर्मपत्नी जो हैं, इस बात के हैं कि वो उन्होंने किसी प्रकार से भी अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। कोई, चाहे वो गाँव से आए, चाहे कहीं से आए। तो एक तरफ उन्होंने अपना जो टेलीविज़न का वो करियर था वो छोड़ के बच्चों की वो करने के लिए और परिवार के वो परवरिश के लिए उन्होंने भी एक बहुत बड़ा त्याग किया। टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा का 400 रन्स का वो जो रिकॉर्ड है, जो अनब्रेकेबल माना जाता है। आपके विचार से कौन से ऐसे बैट्समैन हैं जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और या कोई इस काबिल है भी कि नहीं?
देखिए ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो वही बैट्समैन तोड़ सकता है जो फास्ट खेलता हो। जी। देखिए जैसे अब आप देख लें हिंदुस्तान में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ। जी बाद सर। में आप विराट को ले लीजिए या रोहित को ले लीजिए या लक्ष्मण को ले लीजिए या किसने 300 रन पहली बारी बनाए? सहवाग ने, और एक बारी नहीं 2 बारी। 2 बार बनाया। तो नायर तीसरा खिलाड़ी है जिसने हिंदुस्तानी 300 रन बनाए। नहीं, ब्रायन लारा का देखिए रिकॉर्ड को तोड़ने नहीं, काबिल नहीं। है सर? नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई तोड़ पाएगा, हुँ, अभी तो कोई नहीं दिखता। कोई नहीं देखता। क्योंकि एक एंडोरेंस होती है कि इतनी ज़्यादातर क्या होता है, आप सेंचुरी बना लो ना, उसके बाद कहते हैं यार सेंचुरी बना ली मैंने कहा, तो थक आप जाते हैं, रिलैक्स। थक जाते आपने फिर आपके दिमाग में कि डबल सेंचुरी मैंने बना ली, डबल मैं भी बैट्समैन रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूरी साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए फिर होता है यार मैंने ये कर लिया, तो उसके बाद यू रिलैक्स। अगर कोई बैट्समैन बनाएगा वो भी फास्ट स्कोरिंग बैट्समैन होना चाहिए, हार्ड हिटिंग बैट्समैन होना चाहिए। बट नोबडी इन और पर्टिकुलर दैट यू इस हैव इन तरह माइंड। इस आपके वक्त दिमाग मुझे में ऐसा ऐसा नहीं कोई लगता है कि वो कोई नहीं। 400 का ये बहुत मुश्किल रिकॉर्ड मुझे लग रहा है। एक और रिकॉर्ड जिसकी आपके बात जी, करनी चाहिए जी। वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड है, ओके, वो लगता है 98.4। वो तो कोई भी नहीं बना पाएगा, नहीं कभी भी नहीं बना कभी भी पाएगा, नहीं। जिंदगी नहीं बना। वो तो ओके। अमर है रिकॉर्ड, समझ लीजिए आप। चलिए। हाँ। सर, इंडिया पाकिस्तान सीरीज तो हमेशा कंट्रोवर्सीज में घिरी रहती हैं। इस वजह से 2012 के बाद उनके बीच बायलैटरल सीरीज तो हुई नहीं। दर्शक तो वैसे भी एशेज के बाद इसी सीरीज के दीवाने हैं। तो इस गैप पर आप क्या कहेंगे? इस गैप को कभी भरा जा सकता है? इसको भरने का कोई रास्ता है? आप बताएं क्या किया जा सकता है इस गैप को भरने के लिए? इस पे 2 बातें जुड़ी जो आपने कही, उसको सवाल को मैं 2 तरह से जवाब देता हूँ। देखिए आप डिसाइड कर लीजिए कि स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स या तो अलग रहेंगे या इकट्ठे रहेंगे। लेकिन देखिए दोनों का डोमेन अलग है। स्पोर्ट्स का डोमेन अलग है और क्रिकेट का पॉलिटिक्स का डोमेन अलग है। जी। पॉलिटिक्स एक ऐसी राजनीति जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें करवटें बहुत आती हैं। आज का जो आप परिप्रेक्ष्य देख रहे हो, अमेरिका, रूस, भारत और क्या कहते हैं यूरोप, आप देख रहे हैं रोज करवटें ले रहे हैं। जी, तो जी। पॉलिटिक्स में तो आप हमेशा करवटें लेते रहते हो। आज दुश्मन है कल दोस्त है के शुरू में भारत और पाकिस्तान के भी रिश्ते अच्छे ही थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि खेल को आप और राजनीति को अलग-अलग रखिए। हर चीज़ को, बल्कि मुझे लगता है राजनीति के अंदर आर्ट्स और क्राफ्ट्स और स्पोर्ट्समैनशिप जानी नहीं चाहिए सर। देखिए क्यों हम उसके पीछे उससे भाग क्या रहे हो रहा, आप अगर पाकिस्तान जाएँ, हैं? हाँ, मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है, हाँ। वो आज भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है सर। आप क्या कहते हैं, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। हाँ, मेरे हिसाब से अगर आज आप पूछें, आप ये सवाल बहुत, मैं आपको अहम सवाल बता रहा हूँ। जी। हिंदुस्तान का अगर सबसे फास्टेस्ट बॉलर, सबसे स्ट्राइकिंग बॉलर है, वो है मोहम्मद निसार। ओके। वो पहली जो भारतीय टीम थी, जी। उसमें वो इंग्लैंड गए थे। ओके। ये जो 2 फास्ट बॉलर थे, अमर सिंह और निसार, ये सबसे डेंजरस बॉलर थे। निसार साहब का रिकॉर्ड क्या है? 36 विकेट उन्होंने ली थी और मैक्सिमम जो उनकी 25 या 26 विकेट हैं, वो बोल्ड हैं या एलबीडब्ल्यू हैं। ओके। दूसरी बात, हुँ। उनके कप्तान सीके नायडू साहब कहते थे, उस ज़माने जो इंग्लैंड का फास्ट बॉलर था, हम किस साल की बात कर रहे हैं सर? ये 1930 की 32 की बात कर रहा अच्छा, हूँ। 1932। तो ये पहली टीम गई थी जो इंग्लैंड गई थी। ओके। हाँ, उसके कप्तान थे सीके नायडू साहब। अच्छा जी। सीके नायडू साहब का कहना था कि पहले 5 ओवर में निसार वाज फास्टर देन लारवुड, जो कि इंग्लैंड के उसे क्या फास्ट बॉलर थे, जिनकी वजह से बॉडी लाइन सीरीज हुई थी, जब सारे शरीर पे जाके बॉल लगती थी। लगती थी, अच्छा। हैं? हुँ। निसार साहब का एवरेज ये है कि 36 विकेट में से 3 बार उन्होंने 5 विकेट लिए और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो मैल्कम मार्शल और क्या कहते हैं वकार यूनिस के बराबर है। इतना महान। अच्छा, वो बाउंसर नहीं मारा करते थे, ओके। और शायद इसलिए भी नहीं मारते होंगे कि भैया अगर अंग्रेज डर को बॉल लग जाए तो डर गए, डर आपको गए। चैनल में फेंक देंगे। तो देखिए हाँ, वही कितना कह रही महान बॉलर था। हुँ। उनका बेटा वकार, वकार यूनुस। उसको मैंने किताब भेजी है अच्छा। थ्रू पाकिस्तान हाई कमिश्नर। हुँ।
वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, अगर आप सुनना चाहें तो वो भी बताइए ना सर, बताइए। मैं तो अभी कह रही हूँ सियासत के अभी साथ बताता हूँ। कोई जुड़ना ही नहीं चाहिए, अभी- खेल कूद नहीं वो अभी आर्ट्स, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। कुछ नहीं जुड़ना तो चाहिए। जब ये किताब मैंने लिख ली तो मैंने कहा कि निसार साहब को ये किताब जानी चाहिए। तो एक डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में मैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर से मिला, तो मैंने उन्हें बताया, बोले हाँ भिजवा देंगे, आपका एड्रेस है? मैंने कहा हाँ। बोले तब गई, उसने जो मुझे लिख के भेजा, ओके, उसने कहा कि रवि सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान में एक लेजेंड्स के ऊपर किताब आएगी क्रिकेट के, और उसमें मेरा नाम डालेंगे। मेरे वालिद साहब का नाम होगा। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। और वो दिल्ली आया था अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग करने के लिए, और मेरे घर वो आया, कहाँ, चांदनी चौक? चांदनी चौक में ही था। ओके। तो वो मेरे घर आया। अच्छा, इसके साथ जुड़ी एक उसी दिन हाई ओके। कमिश्नर, हाँ जो मैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर मलिक साहब थे, हाँ, तो ट्रिनिडाद हाई कमिश्नर का नेशनल डे था, तो वहाँ हम दोनों बैठे हुए थे। तो कैलिप्सो लुप्सो चालू हुआ। तो चलिए, मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ कैलिप्सो के बारे में। ओके। मुझे लगा निसार साहब को कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, मेरा लंच भी लाइट होता है, तो मुझे भी थोड़ी भूख लगी हुई थी। निसार साहब ने भी ऐसे ऐसे कि, मैं कहा निसार साहब थोड़ी हवा खा ली जाए बाहर। तो बोले हाँ। बोले चतुर साहब आप पहले चलो। तो मैं चल लिया, वो भी आ गए, हमने भी प्लेट में डाला, उन्होंने भी प्लेट में डाला। हमने मारा बाउंसर मलिक साहब को। मैंने कहा मलिक साहब, ये जो पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, हाँ, इसमें लोग हम लोग जो ब्लेम करते हैं, हिंदुस्तानी लोग ब्लेम करते हैं जिन्ना साहब, जी हाँ। आप पाकिस्तानी ब्लेम करते हैं गांधी जी को और नेहरू नेहरू को। को, हाँ ये सब गलत है साहब, ये थ्योरी मैं तो मानता नहीं हूँ। हाँ वो बड़े हैरान हुआ। मैं कहा नहीं सर। तो बोले चतुर साहब फिर क्या है? हाँ। मैं कहा जी गुनाहगार तो आपके सामने खड़ा है। अब वो बड़े हैरान कि ये को बोले मुझे समझ में नहीं आया। हम्म, मैं कहा मैं समझाता हूँ आपको। हाँ मैं कहा साहब ऐसा है, मैं कानपुर में पैदा हुआ था, हाँ, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, बड़ा हुआ। मेरी वाइफ जो थी वो गुजरांवाला में पैदा हुई थी। ओके, अच्छा अच्छा। तो अगर पार्टीशन नहीं होता तो साहब मेरी तो शादी नहीं होती। तो बोले चतुर साहब ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट तो मैंने आज तक नहीं बोले, ये मैं सब लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, यू शुड बी एबल टू, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिंदगी कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है। माय वाइफ वुड नॉट हैव कम टू इंडिया। बिल्कुल सर, हमारे देश के देखो इतने फाइन एक्टर्स हैं, जैसे शाहरुख खान है, उनके पेरेंट्स भी वहां से आ रहे हैं, दिलीप साहब हैं वो भी वहीं से आए हैं, प्राण, नहीं, राजेंद्र कुमार, राज कपूर के राज एंटायर कपूर की फैमिली, पूरी राज फैमिली, वो कपूर सारे साहब, पेशावर से सब। पृथ्वीराज साहब। हाँ, तो दिलीप कुमार साहब की तो बायोपिक भी मैंने लिखी, सारा पेशावर को पूरा स्टडी किया। मैं सर यही कहना चाहती हूँ कि क्या ही अच्छा हो, यानी कि यही एडवाइजेबल, यही सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर हम पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ या बॉलीवुड के साथ, फाइन आर्ट्स के साथ ना मिक्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी तो सियासी बातें हम लोग ज़्यादा कमेंट करने के लिए हैं नहीं, पर फिर भी कभी आप नहीं सर इस घेरे में आए, जैसे आपने कहा कि वक़ार यूनुस आपके यहाँ आकर रुके, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपके तरफ स्पाइंग शुरू हो गई हो, भई इनके पास पाकिस्तानी क्यों आके ठहर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ठहरा नहीं था, हाँ, वो ठहरा होटल में ही था। ओके, ये कि मिलना भी सर, मिलना भी। हम्म। तो क्या कभी आप इस रेडार पे नहीं आए कि भई नहीं, मैं पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं गया इसीलिए कभी ओके, ओके। कि हो सकता है कोई स्पाइंग हो या कुछ हाँ, हो। हाँ, हाँ। फिर क्या होता है कि देखिए हमको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। जी, आई ट्रैवल अ लॉट। मेरा मेरा बेटा कनेक्टिकट में है, तो मैं जब भी होता हूँ तो मैं वेस्ट इंडीज़ चला जाता हूँ, क्योंकि आई एम पार्ट ऑफ ए फैमिली इन ट्रिनिडाद। अभी आई हैव ए फैमिली इन ट्रिनिडाद। जी, तो मुझे रहने की कोई समस्या नहीं। एक रेडियो स्टेशन मुझसे कम्युनिटी करता है, वो $100 दे देते हैं। एयर फेयर मैं अपना खर्च कर देता हूँ। जी। तो फिर ये एक होता है कि आप जा रहे हो अमेरिका में, पता नहीं आपको कोई इंटरसेप्ट कर ले कि आपने वहाँ पे ये किया था, वही, तो आप इससे तो इंसान, एक इंटरनेशनल फिगर हो गए ना तो उससे ऑलमोस्ट। फिर थोड़ा बच के रहना पड़ता सर आपकी फेवरेट टेस्ट मैच बताएं, ओडी, टी20 फेवरेट्स हैं, कौन-कौन से हैं और क्यों हैं? ये भी हमारे व्यूअर्स ऑडियंस जानना चाहते हैं। है। आप T20 भूल जाइए, ODI भूल जाइए। टेस्ट मैच। मैं एक बड़ा क्या कहते हैं सीधा साधा एक टीचर हूँ। मैं एक सीधी सादी जी, मेरे लिए भगवान एक होता है, जो मैं शुरू में आपसे जी, बयान टेस्ट बता चुका हूँ। मैचेस तो हैं। मैं बस, ओके, ओके। मेरी आंखें खुली रह गई। हुँ, और जिस दिन आप देखिए 1976 का जो हमारा वेस्ट इंडीज का टूर था, ओके। क्या शुरुआत होती कि बारबेडस में हम एक इनिंग्स और 91 रन से हार गए। बारबाडोस में, ओके।
3 दिन, साढ़े 3 दिन में मैच खत्म हो गया। अच्छा जी। दूसरा टेस्ट मैच ट्रिनिडाद में था। दूसरे टेस्ट मैच में भी इंडिया का अपर हैंड रहा। 8 विकेट वेस्ट इंडीज के सेकंड इनिंग्स में आउट हो गए थे, टेल एंडर बचे हुए थे, जहां भारत के 2 सबसे बढ़िया फील्डर सोलकर और ब्रजेश पटेल टकराए और वो कैच छूट गया, वरना शायद सेकंड टेस्ट हम जीत जाते। ओके, नहीं जीते। इंडियन टीम को कहा जाता था 2.5 बैट्समैन टीम। अच्छा। गावस्कर और विश्वनाथ 2 बैट्समैन, अच्छा जी। बाकी आधा बैट्समैन, ढाई ढाई बल्लेबाज। बल्लेबाजों की टीम। अच्छा जी। अब देखिए इस ढाई बल्लेबाजों की टीम ने क्या किया। ट्रिनिडाद में क्लाइव लॉयड ने जब 403 रन की लीड हो गई तो उसने अपनी डिक्लेयर कर दी सेकेंड इनिंग्स। उसने सोचा ये कहाँ ढाई बल्लेबाजों की टीम है जो कि 400 रन बना पाएगी। ओके। हमने कितने बनाए? 406। तो ढाई बल्लेबाजों की टीम ने 406 बनाए। और आप जब कमेंट्री कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, हम लोग देखिए जो होता है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं सुबह जब जा रहा था तो सुनील और विशी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो मैंने ऐसे पूछा, उन्होंने कहा दोनों, सुनील नॉट आउट था, तो उसने कहा कि विल ट्राई, और विश्वनाथ को तभी आना था, तो वो कहता है चलिए वो जो बात हुई वो बात की। एनीवे, बट वी वुड हैव नेवर, जो हम इतनी बुरी तरह से हार चुके हैं, हमको नहीं एक्सपेक्ट कि 400 रन बन जाएंगे। लेकिन जब बनने शुरू हुए तो बन गए। मेरा गला रूंध गया था। ओके। और क्या मैंने कहा, क्या शेर को शेर की मांद में मारा है। और देखिए उस वक्त वेस्ट इंडीज का जो सिनेरियो था बहुत डिफरेंट था। इंडियन ओरिजिन के लोग जो थे वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, वेस्ट इंडीज को नहीं कर रहे। मैं जब बिशन बेदी को और पॉली उमरिगर मैनेजर को लेके, वो पेविलियन उधर थी और काउंट्री बॉक्सर सारे मैदान से आ रहा था, मेरे पास वो पिक्चर है। ये इंडियंस ऐसे हम लोगों को पकड़े हुए थे, मेरे पास 2 पुलिसमैन है जो हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं, यानी वो तो पागल हो गए थे कि जैसे इंडिया जीता है वहां पे। वो सीन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। दैट इज द ग्रेटेस्ट पिक्चर ऑफ इंडियाज victory which I felt myself, which nearly broke me down. And also वो जो जब you are down the drain and you perform a miracle, यानी कि बस वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो वो वाला मोमेंट आपके दिमाग में वो भी आपके इनग्रेन हो गया। ओके सर, जीवन में मजे हुए तरीके से आपने बहुत सारे रोल्स निभाए, प्रोफेशनल भी, पर्सनल भी, प्रोफेसर, क्रिकेट कमेंटेटर, कॉलमनिस्ट, ऑथर, फैमिली मैन भी, फिलहाल उसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो सर प्रोफेशनल रोल्स में से आपका फेवरेट रोल कौन सा है, और वजह भी बताइए, ऑडियंस जानना चाहती है। जितनी आपको आपकी आत्मा को शांति मिलती है जब आप एक अच्छा लेक्चर देते हो, और जब आप पढ़ा रहे हो, उसका एक परिमाप होता है, उसका एक मेजरमेंट होता है। जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चा अगर आपसे आंख मिला रहा है, इसका मतलब वो आपको सुन रहा है। आई कांटेक्ट। अगर वो इधर उधर देख रहा है, इसका मतलब वो देख रहे ना, और आप जो बोल रहे हो उसके इज ए बाउंसर पर है। मैं हमेशा बच्चों को कहता था द बोर्ड इज हियर, बोर्ड इज नॉट देयर। और अर्चना जी, हर काम के लिए आप एक उसके पीछे फिलॉसफी रखिए। जी। मेरी फिलॉसफी क्या थी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरा अध्यापन प्राध्यापन का जो प्रक्रिया, व्यवसाय नहीं कहूँगा उसको, प्रोसेस, वो जो मेरा काम था, वो मुझे क्या दे रहा था? रोटी दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट मुझे मक्खन दे रही थी, मक्खन से पेट नहीं भरता, पेट रोटी से भरता। मेरा परिवार जो पल रहा था वो उसके साथ दगाबाजी कभी नहीं कर सकते। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए आज बॉटनी डिपार्टमेंट में 5 प्रोफेसर हैं, 2 मंत्री रह चुके हैं। अप्लॉज जाता है आपको। तो एक ऐसे ही सवाल है कि सर कमेंट्री करते हुए आपने तमाम विश्व कई बार घूमा,
वेस्ट इंडीज़ के साथ आपका ख़ास कनेक्शन, आई मीन यू हैव चेरिश्ड दैट कनेक्शन, तो वो कैसे बना और कैसे आप बताएँ ज़रा? देखिए, उसमें 2 चीज़ें उभर के आईं। हुँ। एक जो वहाँ परिवार था, उस दिनों रेस्ट डे होता था, तो रामचरित्र रिकी जी जो थे, वो हमारे लोकल मैनेजर थे। मैं भी कई टीमों का यहाँ लोकल मैनेजर दिल्ली ओके, में रहा हूँ। ओके, लोकल मैनेजर देखभाल करता है उस टीम की, उनकी क्या ज़रूरत है। ठीक है। आप हमेशा 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते हो। जी, जी, जी। तो उन्होंने रेस्ट डे पे मुझसे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन रेस्ट डे? आई सेड नथिंग। ही सेड व्हाट विल यू लाइक टू डू? आई सेड आई लाइक टू गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़। ओके, तो बोले ठीक है, आई विल अरेंज। तो उनका व्हाट टाइम कैन यू बी रेडी? आई सेड से 9 o'clock। तो वो आए, मुझे उन्होंने कहा कि समबडी एल्स विल कलेक्ट यू एंड ब्रिंग इट टू आवर हाउस। कहा ठीक है। जब उनके घर में गया, तो उनकी बड़ी बहन थी, वो ज़िंदा थी, वो 85, 86 ऐसी। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया कानपुर से। उन्होंने बोला, उसमें अवधि में हम हमारे बाप कंपू से आए। हाँ, हाँ, जो लोकल डायलेक्ट है उसमें कानपुर इज़ कंपू। कंपू, हाँ, अच्छा, तो उससे मैं थोड़ा-सा वो, तो फिर मैंने उन्होंने कुछ और, हालाँकि आजकल वो अपना नाम रिकी लिख रहे हैं, तो मैंने कहा बट रिकी कैन नॉट बी फ्रॉम यूपी। तो बोले नहीं, वी आर ड्यूबे। वो ड्यूबे का। मैंने कहा आर यू ड्यूबे और दुबे? दुबे, शी सेड मे बी यू आर करेक्ट। हाँ, सो दुबे, फिर कुछ और हमने पता लगाया, तो हमें लगा कि वी आर सो, तो वी बिकेम लाइक ब्रदर्स। देखिए, वो क्या करते थे, उसके बाद हमने फैमिली रिलेशनशिप निकाली। एक बारी वो इंडिया भी आए, और फिर वो हर महीने, भाई जी मैं उनको कहता था, जी, वो वहाँ 2 अखबार हैं, उनमें क्रेडिट की जो भी कटिंग होती थी वो काट के और पेस्ट करके एक लिफाफा हर महीने मुझे भेजते। सो उसको नाइस, मोड़ के मैं उस ज़माने में स्पोर्ट्स वीक के लिए लिखता था। जी, तो यानी आई बिकेम एन विंडो फॉर ए वेस्ट इंडीज़। तो यही ख़ास आपका हाँ, रिश्ता उनके साथ इसी तरह से बन गया और दिस इज़ और द आज तक रीज़न। बना हुआ है। जी, आज तक बना, दिस इज़, आई मीन दे आर द अभी उनके वन्स व्हम बच्चे यू कॉल दोनों द फैमिली आए इन हुए हैं, ट्रिनिडाड। आजकल उनके ही बच्चे दोनों मेरे पास आए। पास आए, वही तभी तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं फैमिली है। सर 83 साल की उम्र में पीएचडी करने के पीछे कौन-सी सुपर स्पेशल मोटिवेशन है? हमारी ऑडियंस को ज़रा ये भी बताएँ, हमारी आजकल की जो यूथ है 22 से 25 साल वाली, आई मीन सारी किताबें बेचकर उन्होंने बाकी की सारी ज़िंदगी सोशल मीडिया के नाम कर दी है। वो इसी बागों में घूम-घूम कर खुश हैं। आई मीन पर्टिकुलरली व्हेन यू नो देयर इज़ दिस फ्लड ऑफ एआई, चैट जीपीटी, किताबें कहाँ गई सर? और आप एक तरफ आप हैं 83 साल की उम्र में पीएचडी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी मोटिवेशन हमारी ऑडियंस व्यूअर्स के साथ शेयर करिए सर। आपने बहुत अच्छे से सवाल किया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सोशल मीडिया है उसका एक अपना रोल है, नहीं, लेकिन जो पढ़ना तो कोई जो नहीं चाहता। ज्ञान की बात, आपने ज्ञान की बात की, ज्ञान, बहुत बड़ी बात की है। आज मैं क्रिकेट के माध्यम से इसका जवाब दे देता हूँ। जी सर। वेस्ट इंडीज़ में एक राइटर थे, ही वाज़ एक्चुअली ए प्रोफेसर, बट थोड़ी लेफ्ट की उनकी लीनिंग थी। जी, उन्होंने जो एक किताब लिखी जिसे क्या कहते हैं बाइबल समझा जाता है क्रिकेट में। जी, CLR जेम्स उनका नाम है, ओके, और उनका किताब का नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री। मैं आपको कभी ला के जी, दिखाऊंगा। जी, 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 CLR जेम्स ने एक कोट, उनका हर जगह किया जाता है, जी, दोज हु टॉक ऑफ क्रिकेट नो नॉट क्रिकेट। ठीक, ये उनका कोट है, फेमस। ओके, उन्होंने सोशल मिल्यू टू क्रिकेट, यानी जो सामाजिक वातावरण था वेस्ट इंडीज का, जो वो समय जब स्लेवरी में थे वे लोग ब्लैक्स, और इंडियंस इंडेंचर्ड गए, वो भी एक तरह की स्लेवरी थी हाँ, इंडियंस। तो जो एक मुख्य जो धारा थी वेस्ट इंडीज की, वो एक प्रकार के लोग थे जो वंचित थे अपने अधिकारों से, अपने हर चीज से। हुँ, और इन लोगों को जब अपने जो उनके शासक थे उनके प्रति एक आवाज उठानी पड़ी, तो एक क्रिकेट ही नहीं थी। मैंने इंडेंचर सिस्टम के ऊपर फिर जब मुझे लगा किस गरीबी में वो लोग वहाँ पे रहे हैं, इन्हें यहाँ बात। देखिए, जो भी अगर आप ग्रामीण समाज भारत में जाएं, हुँ, तो हर किसान का एक सपना होता है कि एक खेत मेरे नाम का होना हाँ, चाहिए। खेत अपना हो, अपने लिए कटाई, अपने लिए हाँ, बुवाई, हाँ, इनको कहा गया था हम तुम्हें वहाँ फसल पे अपना जमीन हक, देंगे, हाँ, वहाँ हाँ, दिए नहीं। वो तो इंग्लिश प्लांटर्स थे जिनके लिए
आप अगर इन किताबों को पढ़ें तो किस तरह से इनको वहाँ पे जाके एक्सप्लॉइट किया गया। जी। छोटे-छोटे मकान दे दिए, मकान भी नहीं थे, बैम्बू हट टाइप है, जब हवा चलती है आइलैंड में वो ऐसे-ऐसे करते थे। सैनिटेशन नहीं थी, मलेरिया, बॉम्ब्स उससे सबसे ऐसी गरीबी थी, गरीबी और गुर्बत दोनों थी कि लंच होता था तो एक बॉइल्ड बनाना, हाँ। चाय होती थी या कॉफ़ी होती तो उसमें उनके पास इतने पैसे थे नहीं थे कि क्या कहते हैं वो लोग चीनी डाल सके? उसमें दूध डाल सकें। अच्छा। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ थोड़ा-सा आगे, ओके। एक और, ओके। एक बहुत बड़ी सिफ़्त, एक बहुत बड़ा गुण हुँ, इस भारतीय समाज में है, वो क्या है? हुँ, अगर आप 10 रुपए कमाएँगी, आप महिला हैं, आप इसको बहुत अच्छा समझती हैं, हुँ। तो आप 5 रुपए ज़रूर बचाओगी। हाँ, 5 नहीं बचाओगी तो 2 ज़रूर तो बचाओगी। ज़रूर बचा ये एक भारतीय प्रवृत्ति, कोशिश तो रहती है। हाँ। इतनी गरीबी गुर्बत के बाद भी। हुँ, और दूसरा आप क्या करोगी कि बच्चों को पढ़ाओगी। आप हुँ, तो बच्चों को बाहर भी भेज रही हो पढ़ने के लिए सब हुँ, कुछ। इन लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जो भी बचा अपने बच्चों को पढ़ाओ। सनातन धर्म स्कूल बने वहाँ पे बाकायदा, ओके। वहाँ हिंदुस्तानी में पढ़ाया गया। क्रिकेट से जोड़ रहा हूँ इसी का चीज़ को। नारी कंट्रैक्टर को हुँ, बारबेडस में, जब बारबेडस के खिलाफ मैच में बॉल लगी सिर में, अच्छा। हुँ, वो लहूलुहान हो रहे थे। हुँ, वहाँ पे इंडियन टीम सारी थी, फ्रैंक वॉरेल जो वेस्ट इंडीज़ कैप्टन, जी, पॉली उमरीगर भी पारसी, वो भी पारसी, तो वो मैच खून मैच किया, बाकी ऐसे कहानी के। ओके, फ्रैंक वॉरेल का खून मैच किया। ओके। अब ज़रूरत पड़ी न्यूरोसर्जन की, वहाँ कोई कोई है न्यूरोसर्जन, ही नहीं, ओके। सारे वेस्ट इंडीज़ में ढूँढा गया, कोई न्यूरोसर्जन नहीं। आज मैं एक नाम दे रहा हूँ जो वेस्ट इंडीज़ में शायद लोग भूल गए। ओके, ट्रिनिडाड में एक न्यूरोसर्जन था, गौरी लाल, हिंदुस्तानी। अच्छा। उसको चार्टर्ड प्लेन से भेजा गया बारबेडस। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, और क्या कहते हैं, नारी कंडक्टर के प्लेट डाली जो कि अभी कुछ साल पहले निकाली गई। अच्छा। तो देखिए भारतीय था। तो आफ्टर अगर उनके माता पिता जी, गरीबी गुर्बत में रहने के फिर बच्चे बाद, ना पैसा पढ़ाते, बचाने बच्चे के ना बाद पढ़ाते। अपने बच्चे को पढ़ाया, तो ओनली कितने न्यूरोसर्जन साल जिए सर वो उस सर्जरी के बाद? है। कितने साल वो जी गए उस सर्जरी? अभी हैं, जिंदा हैं अभी भी। आई मीन नारी कंट्रैक्टर स्टिल चल रहा है। अच्छा, कब की He is about नहीं, आपने 92। कब कब की सर्जरी बताई? कितने किस ये है 1962 की। 62 की? तो हम्म। फिर काफ़ी साल हो गए ना सर। ओके He is सर। still alive, 92 के करीब है। सर मेरा सवाल ये था कि पीएचडी करना इस उम्र में, क्या मोटिवेशन क्या है? बच्चों को बताइए ना, किताबें खोल कर पढ़ना कितना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत किता चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। किताबें खोल कर पढ़ना। बहुत बहुत ऐसा है, मैंने कोई दरवाजे कभी बंद नहीं करता हूँ, मैं उनको जब भी मौका मिलता खोल देता हूँ। मेरे मित्र थे कृष्ण सिंह बेदी, जी, अच्छा। तो मैं एक किताब का फॉरवर्ड लिखाने उनके पास गया, तो हम एक दूसरे को मान्यवर बोलते थे। ओके। और तो वो बोले, मान्यवर आपने इतनी किताबें लिख ली, एक और लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, अच्छा। आप तो वैसे भी प्रोफेसर, आप पीएचडी कर लो क्रिकेट में। कितने लोग पीएचडी करते हैं। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, एक समस्या ये है कि अब एक हो गए, जो टॉपिक आप रुको चुनो उसके ऊपर आपको एग्ज़ाम देना होता है। हाँ, तो बोले यार, हमने कहा यार अब तक तो हम फेल नहीं हुए, अब हम फेल हो जाएंगे, अब कौन पढ़ेगा इतना इतना। हाँ। तो लेकिन ये दिमाग में लगा कि बात तो मिशन सही कह रहा एक खपत मच गई ना दिमाग में कि यार करनी है तो है। करनी नहीं, है। वो कीड़ा फैल जाता है, अब तो कीड़ा काटता वही तो रहता है, खपत कहते हैं सर, करनी है तो करनी है वो ये। काटता रहता है। हाँ, दिल्ली में एक सामाजिक व्यवस्था है जो आप भी फेस करती हाँ, होगी। आप किसी भी विद्वान हो, उससे कहो यार ये समस्या, अच्छे आपके संबंधों में, तो उससे कहो यार ये समस्या, वो कहेगा हाँ। वाइस चांसलर सभी मुझे जानते थे, तो मैं उनसे कहता था कि ऐसी समस्या है मेरा, तो वाइस चांसलर आपको एज ए टीचर एग्जाम कर सकता है उस एग्ज़ाम से। हाँ, 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 तो कहते हाँ हो जाएगा, वो आपके लिए क्या है, आप तो वैसे भी आप तो महापद्मश्री हो। जी, लेकिन होता कोई नहीं था। जहाँ काम होना होता है वो कैसे होता है, वो इस हाँ, कहानी में। जी, मैं एक दिन कानपुर से अपने गांव जा रहा था, वो जीटी रोड से ही है, और जीटी रोड पे यूनिवर्सिटी भी है। जी, तो जब यूनिवर्सिटी आई तो मैंने ड्राइवर को बोला यार ज़रा अंदर ले लो। हुँ, तो मैंने पहुंच जाके पूछा कि वाइस चांसलर का ऑफिस कहाँ, उन्होंने बताया, मैं वहाँ गया, मैंने चिट भेजी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिल पाऊंगा, मैंने कहा चल लेट मी टेक ए चांस, तो उन्होंने बुला लिया मुझे। तो उनसे बातचीत शुरू हुई, तो
उन्होंने पूछा आप पढ़ाते हो? मैंने कहा हाँ। बोले क्या ज़ूलॉजी? तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा उत्सुक हुए, तो बोलते ओके। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े? हुँ, मैंने कहा हाँ। हुँ। तो कहने आपके प्रोफ़ेसर कौन थे? तो मैंने अपने प्रोफ़ेसर एमएल भाटिया का नाम लिया, हाँ, तो वो तो खड़े हो गए। अच्छा जी। बोले मेरे तो वो पीएचडी के एग्ज़ामिनर थे। एग्ज़ामिनर, अच्छा। तो उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे। हुँ, हमने कहा यार अब दरवाज़ा खुल रहा है, तो अब बोलो पंडित जी। तो हमने बोल दिया, हमने कहा सर हम पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आप हमें कुछ मदद करें। हुँ, बोले नो प्रॉब्लम, यू आर हुँ। मोस्ट वेलकम, आप तो पद्मश्री, इज़ ऑनर फॉर अस। हाँ, फिर हमने अपनी शर्त बता दी। बोले नहीं, नहीं वो तो हम आपको एग्ज़म्पशन कर देंगे। वो एग्ज़म्पशन हो गई। अब हमारी कहानी सुनिए आप, व्यथा जो है। हमारी बदकिस्मती कि वो वाइस चांसलर प्रोफ़ेसर अशोक कुमार जी, वो 2 महीने पहले हमारी जब पीएचडी सबमिट होनी थी, वो जी। गोरखपुर के वाइस चांसलर हो गए। अच्छा। अब जो नई वाइस चांसलर आए, उनको पता नहीं क्या पढ़ाया गया कि साहब ये तो अलाउड ही नहीं है कि वो ज़ूलॉजी की उनकी डिग्रियाँ हैं कि वो पीएचडी पीएचडी क्रिकेट इसमें कर रहे हैं, तो एलिजिबल ही नहीं है हाँ, ये हाँ, सब। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगी कि जब मैं अपनी थीसिस लेके गया उनके कमरे में, उन्होंने उठा के देखा नहीं उसको, और वही कहने हम सबमिट नहीं, आप नहीं सबमिट कर सकते हो आप। अच्छा जी। हमारे साथ हमारे गाइड थे, उन्होंने कहा कि सर सबमिट तो हो रही थीसिस। तो बोले नहीं, नहीं। तो मैंने उससे कहा कि साहब लिख के दे दीजिए। हुँ, तो बोले कि हम लिख के भेज देंगे, जो कि कभी नहीं भेजा गया। 4 साल तक मैं लड़ा। 1979 में मैंने सबमिट, 79 में करने, जी। 83 में जाके 4 साल बाद, हुँ, हुँ। वो भी जब कहा गया यूनिवर्सिटी को कि भाई आपको क्या समस्या है, उनको तो कोई नौकरी नहीं करनी है हुँ, और वो तो एलिजिबल है हर तरीके से, हुँ। भाई टीचर हैं। तब जाके एक कमेटी बनी वहाँ। नहीं, कमेंटेटर का इतने सालों का रिकॉर्ड इस चीज़ के बीच में आपके लिए वो नहीं बना सर कि भई सपोर्ट? अर्चना जी, जो मैं सफ़र किया, और देखिए पीएचडी में आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हुँ, मैं अपना पैसा खर्च कर रहा हूँ वहाँ हुँ। जाने के लिए, तो? अपनी थीसिस को मैंने अपने पैसे से खर्च कर, जी, 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 जी। उसके बाद मेरे ऊपर ये सब हुआ। क्या शिक्षा का रह क्या गया वो? क्या फ़ायदा? मैं तो ज्ञानवर्धन की बात वही तो कर कह रही जब आप जैसे बंदे को इतना सब कुछ फेस करना पड़ गया तो फिर दूसरे बच्चों के लिए तो आम साधारण बच्चों के लिए। चलिए एनीवेज़ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। या हो गया, ऐसे खत्म हो गया। सो यू आर अ डॉक्टरेट होल्डर इन क्रिकेट। सर ट्रांसपेरेंट विद अर्चना, ये हमारे व्यूअर्स ऑडियंस का सबसे फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि यहाँ पर हम हर गेस्ट से ये पूछते हैं कि उनकी कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल ऐसी अचीवमेंट, ऐसी बात जो उन्होंने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर ना की हो, तो लेकिन शेयर करना चाहते हो। सो ऑल योर्स सर, एनीथिंग दैट यू लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस व्हिच यू हैवंट येट शेयर्ड विद एनीबॉडी ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म। कोई न कोई आस्था आपके मन में हमेशा होनी चाहिए। ओके। मैं ठीक है, मैं धर्म के प्रति मेरी आस्था थी, लेकिन कोई ऐसा कोई ख़ास वो नहीं कभी भी हुआ। तो फिर एक बार ये वेस्ट इंडीज़ आ जाता है फ़ोकस में, तो ये जो मेरा परिवार है वेस्ट इंडीज़ में, ये बहुत समय से जी। वेलूर के पास एक 10 मील पे एक जगह है श्रीपुरम, वहाँ ये लोग आते थे अच्छा। और दिल्ली आके मेरे पास आते हुए या जाते हुए रुकते थे और बात करते थे। अम्मा तमिल में मंदिर को पीडम बोलते हैं, पीडम हुँ। मैं इधर सुनता निकल रहा था। 2006 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी वहाँ से की अच्छा। और वो लोग तब से आ रहे हैं जबकि वो मंदिर बहुत छोटा-सा था। तो हमें निमंत्रण आया, जी। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो अगर वो, अब वो लोग टोरंटो में हैं कनाडा में, ओके। तो मैं कहा अगर शादी वो ट्रिनिडाड से करते हैं, टोरंटो से करते तो मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं वहाँ जा सकता। हुँ। लेकिन यहाँ से कर रहे हैं और भाई मैं तो परिवार का हिस्सा हूँ तो हमें जाना चाहिए। तुम हाँ। गए, तो अब हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, तो हमारे एक मित्र आईआईटी मद्रास में थे, तो हमने उनको लिखा, उन्होंने कहा आप आ जाओ हम कर देंगे सब। ओके। तो उन्होंने बताया कि जो भी गाड़ियाँ जाती हैं, और वो हाईवे पे है, चेन्नई बैंगलोर हाईवे पे। जी। तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जाती है और एक स्टेशन है कटपड़ी, वहाँ पे उतर जाइए, वहाँ से टैक्सी लीजिए, 15 मिनट में आप वो पहुँच जाओगे। जी। वेलूर जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, इससे 8 मील पे है, समझ लीजिए आप। अच्छा। तो हम गए पहली बार ही वहाँ,
शादी हुई, सब कुछ जो साउथ इंडियन टाइप में था सब कुछ। दूसरे दिन तो वहाँ की जो वो हैं अम्मा, जी। उन्होंने हमें पर्सनल ऑडियंस के लिए बुलाया। हुँ। हम गए वहाँ, हम लोग बैठे हुए ज़मीन पे, वो भी वैसे बैठे हुए थे, और मेरी वाइफ़ ने नोटिस किया कि अम्मा मुझे कुछ दे रही हैं। अच्छा। तो मैंने हाथ किया तो उन्होंने गोल्डन नारायणी मुझे मैनिफेस्ट करके दी। ओके। अर्चना जी, मैंने तब तक से कोई पूजा, यानी त्योहार के दिन में की, मैंने रेगुलर कोई पूजा नहीं की। मेरी फ़्लाइट उस दिन देर से पहुंची, 11 बजे मैं घर पहुंचा, लेकिन पहली बार ही मैंने नारायणी को नहला-धुला के उसकी पूजा की, तब से मैं बराबर पूजा कर रहा हूं। हाँ, हाँ। उसके बाद वहाँ 3 जनवरी को अम्मा का जन्मदिन होता है, और 8 मई को प्रोक्लेमेशन डे, द डे अम्मा गॉट सिद्धि। ओके। तो मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ, और वहाँ जाने के बाद मैंने हर अपनी किताब में अम्मा को फ़ोटो ज़रूर लगाता हूँ। क्रिकेट की किताब है, लेकिन जी, उसमें जी, ज़रूर। जी, जी, जी। ये मेरे एक जीवन का एक पड़ाव ऐसा आया, जहाँ मैं यहाँ भी जुड़ गया, और वहाँ जाके पूजा के अलावा भी वहाँ जितनी गतिविधियाँ हैं, अगली बारी मैं जब भी आऊँगा आपको दिखाऊँगा, जी। उसको मैं मीडिया में, प्रिंट में लाता हूँ। आप हैरान होंगे हुँ। कि एक छोटा-सा गाँव, जहाँ साधन सीमित थे, गरीबी थी, गुर्बत थी, आज वो गाँव, वहाँ 300 बेडेड हॉस्पिटल है। बताइए सर। उस गाँव का नाम है मलाई कोडी, उस गाँव का नाम है। अच्छा। अब उसका नाम श्रीपुरम का हम लोगों ने रख दिया है, हुँ। और 300 बेडेड का जो हॉस्पिटल है, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट बाईपास और लिवर ट्रांसप्लांट, अभी 3 ट्रांसप्लांट लिवर के भी हो चुके हैं। ओके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से लेके प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भी ले लीजिए, रामनाथ कोविंद जी तो 4 बार ही वहाँ जा चुके हैं। वाह सर। तो और अब वहाँ गोल्डन टेम्पल बन गया श्रीपुरम में, 100 एकर्स में। जो एम्बियंस है उसका, जो वाता, वो तो अपने आप, वो तो कहना चाहिए अलौकिक है वो सब। ओके। तो वो एक मेरे जीवन का एक लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट इवेंट है। मुझे लग रहा है सर वो आपकी पूजा का ही इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा। वो चाह रहे थे कि चतुर्वेदी जी, आई मीन वैसे 4 वेदों के ज्ञाता नहीं, ये नहीं, आपके नाम में है, लेकिन एक्चुअली आपको उस दिन वो जो पूजा करनी थी, उसके बाद ये सब ये करिश्मा, ये मैजिक, ये सब होना था। एनीवेज़ इट वाज़ वेरी नाइस टू नो अबाउट दैट। सर, जाते-जाते हमारे क्रिकेट लवर्स के लिए, क्या क्रिकेट अमीरों का खेल है या साधारण अंडर प्रिविलेज्ड गरीब आदमी का बच्चा भी यहाँ चमक सकता है? फिलहाल एमएस धोनी जी का एग्ज़ाम्पल ज़रा साइड में रखते हैं। अगर हाँ, तो कैसे? और थोड़ा-सा आप गाइड करें, तो शायद मेरा ख़्याल है बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे आगे आने का मौका उन्हें मिलेगा। आपने बहुत अच्छा नाम लिया, धोनी का। हाँ, पिक्चर देखी ना हम सबने धोनी पे। धोनी को भी आप छोड़ दीजिए। हाँ। हर बच्चे का एक, जब उसके दिल में अंदर एक आग जगती है ना, हुँ। ये आग जलनी बहुत ज़रूरी होती है। हुँ। यही आपको शिखर तक ले जाती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है यार, बिना बातों। लेकिन अंदर एक आग है ना कि मुझे ये जाना। मैंने आपसे क्या उदाहरण दिया था कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर बॉम्बे की, जो कि ट्रेन में लोकल में हाँ। क्या भीड़ होती है। आम तरह से आदमी, कैसे आदमी एक से एक जुड़ा, ये हम और फिर ऑफ किट, द रिकॉर्डिंग बात कर रहे थे सर। किट जी, क्या कहते हैं, लेके जाना। जी, जी, जी। भूख थी ना, भूख थी। आग थी ना। फायर इन द बेली, यस। तो अगर उस बच्चे में है, और है कई बच्चों को, हुँ। बहुत सारे बच्चे हमारे आए हैं हुँ। धोनी के अलावा भी, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटे-मोटे कस्बों से और गाँव से आए हैं, गलियों में क्रिकेट चलता सर, और क्या कहते हैं वो, उनको गली क्रिकेट गली कहते क्रिकेट हैं। खेल, हाँ, गली वहाँ से क्रिकेट आके। खेलते-खेलते, हाँ। आपके अंदर क्या है, हर नहीं पहुँच पाएगा उससे, लेकिन किसी न किसी स्तर तक तो। कुछ तो आज तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी पैसा मिल रहा है आपको, जो कि कभी नहीं मिलता था। ठीक है। आज अगर रणजी ट्रॉफी आप खेल जाओ, देवधर ट्रॉफी खेल लो, क्या कहते हैं ये, हमारे दिलीप ट्रॉफी खेल लो, तो उसमें भी वहाँ तक पैसा। पहुँचेगा कैसे बच्चा? हाँ, तो लगन, वो तो लगन लगन आपके चाहिए। अंदर चाहिए। आपको जिस दिन लगन होगी, रास्ता खुल जाएगा खुल आपके। जाएगा। ओके, यानी कि आपका मतलब ये है कि भई अगर आपके नसीब जो है वो आप खुद ही बनाते हैं।
अगर आपका इरादा पक्का है तो फिर आपको कोई नहीं रोक आपने सकता। शब्द बहुत अच्छा बिल्कुल, इस्तेमाल किया कि नसीब आप खुद बनाते हाँ, हैं। नसीब Very आप good. खुद ही बनाते हैं सर। हम्म। सर हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ बातें करके, ये बातें चलती रह सकती थी पता नहीं कितनी देर तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आया और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और मैं अर्चना सहगल अपने और अपनी टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर आपने अपना समय भी दिया, हमारे सवालों की आड़ी तिरछी गेंदों को आपके जवाबों ने चौके छक्कों में तब्दील कर दिया। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम ट्रांसपेरेंट विद अर्चना एंड जय हिंद सर। तो दोस्तों यह थी भारत रत्न श्री रवि चतुर्वेदी जी के साथ खास मुलाकात। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे और भी पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बताते रहें आगे किन किन लोगों को आप इन पॉडकास्ट में देखना पसंद करेंगे। जय हिंद।